Hello, my dear CS executive students. Welcome to my lecture. This is Professor Praveen Baldua from ProWing CS. आप सोच रहे होंगे कि भाई आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हो. तो फ्रेंड्स, I'll be teaching you in CS Executive Paper 4 Tax Law. ठीक है, मैं आपको टैक्स लॉ पढ़ाने वाला हूँ. ओके, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ. इट्स अ पेपर 4 फॉर यू ऑल. पेपर 4 इन CS एग्जीक्यूटिव टैक्स लॉ, जिसका वेटेज 100 मार्क्स है. क्या बात करो. यस, नाउ इट्स एन 100 मार्क्स सब्जेक्ट. बहुत ही शानदार सब्जेक्ट है, वेरी लवली सब्जेक्ट. आपको बहुत मजा आने वाला है. अब सवाल ये है, आपके दिमाग में दूसरी बात ये भी आ रही होगी कि भाई सर, ये टैक्स थियोरी है कि प्रैक्टिकल है, और ये पेपर 4 क्या है. ठीक है, माइट बी आपको मेरा पहला लेक्चर समझ दिखाई दे रहा होगा, तो मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें बता दूं. यू नो माइट यू नो लिटिल बिट अबाउट योर सब्जेक्ट्स. नहीं तो नाम तो देखे ही होंगे. आपके CS एग्जीक्यूटिव में टोटल 8 सब्जेक्ट्स हैं. 4 सब्जेक्ट्स इन ग्रुप 1 एंड 4 सब्जेक्ट्स इन ग्रुप 2. हमारा जो टैक्स है वो ग्रुप 1 में 4th पेपर है. फर्स्ट पेपर ज्यूरिस्प्रूडेंस है, सेकेंड पेपर आई थिंक सेटिंग अप है, थर्ड पेपर कंपनी लॉ है, एंड द फोर्थ सब्जेक्ट इज टैक्स लॉ. मैं आपका ये टैक्स लेने वाला हूँ. ठीक है, नाउ आपको सब्जेक्ट के बारे में पता चल गया. अब मेरा थर्ड पॉइंट आता है, सेकेंड पॉइंट, कि भाई हम पढ़ने कैसे वाले हैं. तो फ्रेंड्स, आज अपना फर्स्ट लेक्चर है. ओके, मैं चाहता हूँ कि पहले आप समझें कि हाउ आई बी टीचिंग. हम दोनों बहुत टाइम साथ में बिताने वाले हैं. ओके, नाउ मैं आपको कैसे पढ़ाने वाला हूँ, एक बार ये रिदम बैठ गया तो इट विल गोइंग टू बी अ गुड फॉर यू ऑल. ठीक है, और इट विल गोइंग टू बी अ गुड फॉर मी. इट विल बी अ प्लेजर फॉर मी दैट आई हैव कंट्रीब्यूटेड समथिंग इन योर करियर. ओके, नाउ गाइज, टैक्स का सब्जेक्ट, सबसे पहली चीज़ तो आपके दिमाग में ये आ रही होगी कि भाई ये थियोरी है कि प्रैक्टिकल है. तो गाइज, आपके CS एग्जीक्यूटिव में मैक्सिमम सब्जेक्ट्स थियोरी हैं, सारे लॉ हैं बराबर, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट अकाउंटिंग को छोड़कर और एक FM को छोड़कर. ठीक है, बट ये जो टैक्स है इट इज अ थियोरी, क्योंकि लॉ है भाई. हाँ कि ना, लॉ है तो लॉ है, मतलब गवर्नमेंट ने रूल्स और रेगुलेशंस बनाए तो वो तो अपने को पढ़ना ही है. कम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, कितना चार्मिंग पार्ट है गाइस. अगर आपको इनकम टैक्स के रूल्स पता है तो आप सम्स ऑटोमेटिकली सॉल्व कर लेंगे, और अगर आपको, हाँ, बिना रूल्स के आपको सम्स नहीं आएंगे. इसलिए मैं इसे कहता हूं इट्स अ थियोरी कम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट. सो इंटरेस्टिंग है ना. नाउ अब सेकेंड थिंग, हम जब ये पढ़ेंगे पेपर 4, ठीक है, तो मैं आपको किस तरीके से पढ़ाऊंगा. वी विल गोइंग टू प्रोवाइड यू द होल डिटेल नोट्स. ठीक है, नाउ मैं आपको पूरे नोट्स देने वाला हूं. दैट नोट्स इज मोर देन सफिशिएंट. आप इतना पढ़ लीजिए, आई गारंटी कि आप पास हो जाएंगे बहुत अच्छे मार्क्स से. सिर्फ पास ही नहीं होंगे, बराबर बहुत अच्छे मार्क्स से पास होने वाले हैं. नाउ बट नोट्स आई विल गोइंग टू प्रोवाइड यू. मैं आपको बताऊंगा स्क्रीन पे हमारे कैसे नोट्स हैं, बट यू हैव टू मेक वन नोटबुक टू सॉल्व दी सम्स. ठीक है, अच्छा, हमारे नोट्स में मैंने ना छोटे छोटे कॉलम्स रखे हुए हैं. नाउ व्हाई आई हैव केप्ट दैट कॉलम्स, सो दैट कुछ मेन थियोरी मैंने रेड फॉन्ट से लिखी हुई है, वो इंपॉर्टेंट है आपके MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से. हाँ, ये सब्जेक्ट आपका MCQs बेस्ड है ना. मजे की बात, MCQs शानदार होते हैं. ठीक है, ABCD में से टिक मार्क करना होता है, बट इट इज नॉट दैट इजी, आई नो दैट, बट इट्स बेटर बराबर टू सॉल्व द MCQs देन टू सॉल्व द डिटेल क्वेश्चंस. बराबर, आप CS फाउंडेशन करके निकले हैं या CS EET करके निकले हैं, नाउ यू विल नो. ठीक है, मस्त होता है, चारों आंसर्स होते हैं, एक सिलेक्ट करना होता है. एम आई करेक्ट. नाउ तो ये MCQs बेस्ड है. नाउ बट हम लोग कुछ सम्स करेंगे डिटेल्स, क्योंकि डिटेल सम्स के बिना आपको MCQs नहीं आएंगे. फिर उसमें शॉर्टकट्स निकालेंगे, उसमें से लॉजिक निकालेंगे, बहुत कुछ. अच्छा, मैं आपको बहुत ही स्लो, बहुत ही डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ. ट्राई करूंगा कि आपको यहीं पे सब कुछ याद हो जाए, मेरे वीडियोस देखते देखते ही सारी चीज़ें याद हो जाएं. बीच में आपको रिवाइज करवाता रहूँगा, बीच में आपको कुछ क्वेश्चंस पूछता रहूँगा. ठीक है, नो डाउट ये रिकॉर्डिंग है, आप मेरे वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं, हम लोग लाइव लेक्चर्स भी लेते हैं, बट अगर आपने वीडियोज़ भी देख रहे हो तो मैं आपके दिल तक पहुँचूंगा, आप भी मेरे दिल तक पहुंचेंगे. बराबर ना, आप मुझे वीडियो में देख रहे होंगे, लेकिन मैं फिर भी आपसे सवाल पूछूंगा, आपको मुझे उसका दिल से जवाब देना है. देखो, मुझे दिल तक पता चलेगा, दिल से दिल तक, है कि ना. नाउ तो शुरू करते हैं. नाउ तो यू हैव टू मेक वन नोटबुक एंड आई एम गोइंग टू गिव यू नोट्स विद अ ब्लैंक कॉलम्स, जहां पर
अब जो मैं स्क्रीन पे फिलअप करूंगा वो भी आपको फिलअप करना है, तो साथ साथ में पढ़ाई होती रहेगी। डोंट वरी, मैंने बहुत ही कम लिमिटेड जो एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं वो ब्लैंक रखे हैं, और कुछ चीज़ें मैंने रेड में रखी हैं। तो बहुत सिंप्लीफाई तरीके से पढ़ने वाले हैं, हर चीज़ का लॉजिक बताऊंगा, हर चीज़ का वाई बताऊंगा, ठीक है। और आपको कुछ भी डाउट्स हैं आप हमारे हेल्पलाइन नंबर्स पे कॉल कीजिए, आपको डायरेक्टली मेरा नंबर दिया जाएगा, एंड ठीक है, आई विल बी सॉल्विंग योर डाउट्स, डोंट वरी। ओके, तो शुरू करते हैं। नाउ ये मत सोचिए कि आप क्लासरूम में नहीं हैं फ्रेंड्स, आप क्लासरूम में ही हैं, आपका घर ही आपका क्लासरूम है, और मैं आपके सामने बैठा हूँ, ठीक है। आप मेरे सामने, मैं आपके सामने, हम दोनों बातें करते करते बहुत शानदार पढ़ाई करने वाले हैं। ओके, नाउ शुरू करें, स्टार्ट करते हैं। तो आज का मेरा चैप्टर बहुत ही बेसिक है, क्योंकि आप टैक्स पहली बार पढ़ रहे हैं तो टैक्स को समझना ज़रूरी है, फिर मेन चैप्टर शुरू करेंगे। पहले 2 लेक्चर्स सिर्फ बेसिक्स पे चलेंगे, इंट्रोडक्शंस पे चलेंगे। एक बार वो चीज़ें समझ गई, फिर आपको बहुत ही चीज़ें बहुत ही अच्छे से दूसरे मेन चैप्टर समझ में आएंगे। ओके, नाउ दूसरी चीज़, सेकेंड थिंग, मैं हर चीज़ को 1 से 2 बार समझाऊंगा, ठीक है। फिर भी ना समझे तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, वैसे समझ ही जाएगा, ना समझने की नौबत नहीं आएगी, ठीक है। नाउ डोंट वरी, नाउ बीच बीच में आपको सम सॉल्व करने के लिए टाइम दूंगा, वीडियो आप पॉज करेंगे, आप उसे सॉल्व करेंगे, और फिर मेरा वीडियो आगे बढ़ाएंगे। सेम आपको ऐसी फीलिंग आएगी जैसे मैं आपके साथ डायरेक्टली बातें कर रहा हूँ। शुरू करते हैं, ठीक है। नाउ इंट्रोडक्शन टू टैक्स, आज का अपना चैप्टर बहुत ही सिंपल है। नाउ दैट इज इंट्रोडक्शन टू टैक्स, दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे। नाउ इंट्रोडक्शन टू टैक्स फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन में मैं थ्योरी को रीड करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से समझा देना चाहता हूँ, बाद में हम थियोरी रीड कर लेंगे। गाइस, अगर आपको लॉजिक समझ जाए तो थियोरी ऑटोमेटिकली समझ में आ जाती है, हाँ कि ना। नाउ हम पढ़ रहे हैं टैक्स, आपको क्या लगता है ये टैक्स क्या है, टैक्स कौन किसको पे करता है, टैक्स क्यों पे करते हैं, ये सारी चीज़ें समझेंगे। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये जो टैक्स है ना फ्रेंड्स, ठीक है, टैक्स क्या है, ये एक बर्डन है, एक जिम्मेदारी है, ठीक है, जो अपने को निभानी है, ये ना चाहते हुए भी निभानी है, हाँ कि ना। नाउ टैक्स ये आज एक नया सब्जेक्ट नहीं है, ये हजारों सालों पुराना सब्जेक्ट है। दिस थिंग्स आर गोइंग ऑन फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, राजा महाराजाओं के जमाने से। क्या बात कर रहे हो, हाँ सच्ची बोल रहा हूँ, बराबर। नाउ जब राजा महाराजा थे तो पब्लिक से टैक्स कलेक्ट किया करते थे, राजा महाराजा चले गए, बराबर। अच्छा, राजा महाराजाओं में आपने मूवी देखी है, ठीक है, दैट इज जोधा अकबर। उसमें यू नो दैट एक सीन इज देयर कि अकबर हिंदुओं का टैक्स माफ करता है मंदिर जाने के टाइम पे, एंड दैट्स व्हाई पीपल गिव देम द नेम अकबर, अदरवाइज देयर नेम इज जलालुद्दीन एंड ऑल, ठीक है। आपने वो सीन देखा होगा, मुझे वो सीन याद दिलाना है खाली, ठीक है, ऋतिक रोशन वाली। नाउ राजा महाराजा चले गए, ब्रिटिशर्स आ गए, ब्रिटिशर्स ने टैक्स कलेक्ट करना शुरू कर दिया, हाँ कि ना। आपने मूवी देखी है आमिर खान की लगान, हाँ हाँ कि ना, लगान अगेन टैक्स है, ठीक है। ब्रिटिशर्स चले गए, हम आज़ाद हो गए, तो इंडियन गवर्नमेंट आ गई, वो हम पे टैक्स लगा रही है। तो हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें, ठीक है, तो टैक्स इज अ ट्रांजैक्शन, सुनो एकदम ध्यान से, लेवन टर्म में सुनो, मजा आने वाला है। टैक्स इज अ ट्रांजैक्शन बिटवीन गवर्नमेंट एंड पब्लिक फ्रेंड्स, टैक्स इज अ ट्रांजैक्शन बिटवीन गवर्नमेंट एंड पब्लिक, पब्लिक बराबर। अच्छा, अब मैंने ये पब्लिक जो नाम लिखा है मैं इसको कट कर रहा हूं, ओके, मैंने गलत नहीं लिखा है, लेकिन टैक्स में ये नाम दिया है पर्सन, बताऊंगा क्या है, ठीक है, अपने सेकेंड लेक्चर में आएगा। तो टैक्स इज अ ट्रांजैक्शन बिटवीन गवर्नमेंट एंड पर्सन, पर्सन या पब्लिक टैक्स भरती है, ठीक है, इन अ मॉनेटरी वेज, ठीक है। अब लाखों रुपए का टैक्स जाता है। अब सवाल ये है कि भी राजा महाराजा भी पब्लिक से टैक्स लेते थे, ब्रिटिशर्स भी पब्लिक से टैक्स लेती थी, गवर्नमेंट भी पब्लिक से टैक्स ले रही है, क्यों ले रही है टैक्स, ठीक है। नाउ अब लॉजिक बड़ा सिंपल, ये सब चीजें पता भी होंगी, बट टैक्स मैं भर रहा हूं और लाखों रुपए का टैक्स भर रहे हैं, ठीक है, लैक्स ऑफ करोड़ ऑफ रुपीस का टैक्स हम गवर्नमेंट को भर रहे हैं, गवर्नमेंट के लिए इनकम हो रही है, इट्स अ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, और हमारे लिए क्या है, एक्सपेंडिचर, खर्चा, फुकट में पैसा भर रहे हैं भाई, बराबर। तो इट्स अ बर्डन, हाँ कि ना, इट्स एन एक्सपेंडिचर। अब यार मैं तो है ना 100 रुपीज भी अपने रिश्तेदारों को बिना मतलब के ना दूं, आप भी नहीं देते हो,
हाँ कि ना, फ्री ऑफ कॉस्ट में, फंड फुकट में, हाँ कि ना, हम गवर्नमेंट को लाख ऑफ रुपए का फुकट का टैक्स भर रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? तो गवर्नमेंट क्या कहती है? गवर्नमेंट कहती है प्रवीण प्रवीण, पब्लिक पब्लिक, बराबर, मैं आपसे जो टैक्स ले रहा हूं ना, ये फुकट नहीं ले रहा हूं, ये पैसा हम हमारे लिए नहीं ले रहे, हम आपको इसको रिटर्न करेंगे, हम आपको रिटर्न करेंगे, रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ वेरियस सर्विसेज। सर व्हाट काइंड ऑफ सर्विसेज यार? तो गवर्नमेंट कहता है आप देश में रह रहे हो कि नहीं, मैं आपका देश चला रहा हूं कि नहीं, तो देश चलाने के लिए खर्चा होता है, क्या खर्चा करते हो भाई तुम? हाँ, पैसा ले रहे हो लाखों रुपए, हमसे क्या खर्चा, हमको क्या दे रहे हो आप बदले में? तो गवर्नमेंट कहती है मैं आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देता हूं, ब्रिजेस, डैम्स, रोड्स एंड ऑल। एम आई करेक्ट? नाउ मैं आपको हॉस्पिटल्स प्रोवाइड करता हूं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी हैं, मैं आपको स्कूल्स प्रोवाइड करता हूं, हाँ कि ना? नाउ सो मेनी थिंग्स, मैं आपके कंट्री की रक्षा करता हूं, ठीक है, डिफेंस ऑफ अ कंट्री, बराबर, इधर से पाकिस्तान, इधर से चाइना, बराबर, वी वांट टू डिफेंड अ कंट्री, तो उसके लिए आर्म्स एंड एम्युनिशन खरीदने के लिए खर्चे लगेंगे कि नहीं? इन शॉर्ट, गवर्नमेंट इज मैनेजिंग आवर कंट्री। एम आई करेक्ट? नाउ तो टू मैनेज द कंट्री गवर्नमेंट नीड फंड्स, तो गवर्नमेंट पब्लिक से क्या कहता है, क्या हम बिजनेस कर रहे हैं क्या? अगर हमारा बिजनेस होता तो हम आपसे पैसे भी नहीं लेते, हमारी इंडियन गवर्नमेंट बिजनेस नहीं कर रही, तो कहता है कि देश चलाने के लिए खर्चा चाहिए, और बिजनेस कौन कर रहे हैं? आप लोग, आप पर्सन बिजनेस कर रहे हो, कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, हाँ कि ना? तो आप लोग इनकम कमाते हो, तो आपकी इनकम में से थोड़ा सा पैसा हमको दे दो ना, तो इनकम में से जो थोड़ा सा पैसा हम देते हैं उसे टैक्स कहते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड इनकम टैक्स। सो सॉरी, एम आई करेक्ट? नाउ तो गवर्नमेंट कहती है और वही पैसा हम आपको लौटाएंगे इन द फॉर्म ऑफ सर्विसेज, ऐसे ही तो चलेगा देश। तो राजा महाराजा को अपना राज्य चलाना था, अपना एरिया चलाना था, तो दे नीड फंड्स, दे वर चार्जिंग टैक्सेस, हाँ कि ना? ब्रिटिशर्स को उस तरीके से चलाना था। नाउ होप यू अंडरस्टूड द टैक्स। तो टैक्स का कंसेप्ट आया है कि हम कमाते हैं, हम अपनी कमाई में से थोड़ा पैसा गवर्नमेंट को दें, एंड गवर्नमेंट विल गोइंग टू स्पेंड टू रन आवर कंट्री। अभी देखिए ना फ्रेंड्स, कोरोना इज गोइंग ऑन, हाँ कि ना? फ्रॉम द मार्च, so many months, बराबर है, गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग lakhs of crores of rupees, बराबर, फॉर रिसर्च, फॉर द ट्रीटमेंट। जिन भी पेशेंट्स को कोरोना हो रहा है, अगर वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा रहे हैं, फ्री में ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं, कितना पैसा लग रहा है? ये पैसा आएगा कहाँ से? गवर्नमेंट से, बराबर, हमसे टैक्स जो लिया है वही हमारे पे खर्चा कर रही हैं। तो टैक्स इज अ गुड थिंग, बट ये बर्डन है, कंपलसरी है, ठीक है, ये चंदा नहीं है। कुछ लोग बोलेंगे सर टैक्स भरना कंपलसरी है क्या? हाँ, लॉ है, लॉ फॉलो करना कंपलसरी होता है, ऑप्शनल नहीं होता। अग्री करते हो ना? तो टैक्स इज कंपल्शन, अगर ये कंपल्शन नहीं होता तो ये डोनेशन होता। जैसे अभी गणेश चतुर्थी चल रही है, अपने एरिया के जो मैनेज करते हैं गणपति वगैरह, वो चंदा लेने आते हैं कि नहीं? मर्जी है तो दो, नहीं तो मत दो, टैक्स कंपलसरी है, हाँ कि ना? नाउ तो टैक्स इज कंपलसरी। तो नाउ लिसन, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, तो अभी जितना मैंने बोला वो देखते हैं। तो भाई टैक्स का मतलब क्या है? तो सबसे पहली चीज आती है, व्हाट इज टैक्स? तो देखो, टैक्स इज अ बर्डन, बराबर, एंड इज कंसीडर्ड द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन अ सोसाइटी, बराबर। तो टैक्स का एक्चुअल मीनिंग क्या है? देखो मैंने इंग्लिश रेड में लिखा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इन अ सोसाइटी। ऑफ कोर्स देश में, सोसाइटी में रहने का एक खर्चा है, क्यों ना हो, आपके लिए रोड बनाए जा रहे हैं, आपके लिए ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा किया जा रहा है, आपका रोज कचरा साफ किया जा रहा है, तो जो मेंटेनेंस है वो आप ही से लेंगे ना, तो इट्स अ कॉस्ट ऑफ लिविंग इन अ सोसाइटी। अग्री करते हो? बहुत सिंपल। नाउ व्हाई आर टैक्सेस लेविड? गवर्नमेंट टैक्स क्यों लगाती है? सिंपल, सर्विस देने के लिए, आपका देश चलाने के लिए। तो देखो क्या लिखा है, सिंपल, टैक्स इज अ बेसिक सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट, बराबर है, बेसिक सोर्स। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट टैक्स के बिना आपका देश नहीं चला सकती, देश फ्री में नहीं चलता, तो इट्स अ बेसिक सोर्स ऑफ रेवेन्यू, हाँ कि ना? नाउ मैंने आपको बताया, इधर देखिए, नाउ गवर्नमेंट के लिए क्या है? रेवेन्यू है। अग्री करते हो? गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू है। नाउ टैक्स आर लेविड बाय गवर्नमेंट टू मीट एक्सपेंडिचर्स लाइक डिफेंस, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड, ब्रिजेस एंड डैम्स। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपके लिए नोट्स बनाए फ्रेंड्स, बराबर। नाउ बहुत ही सिंपल नोट्स हैं, मजा आ जाएगा। तो आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए। टैक्स क्या है? कॉस्ट ऑफ लिविंग इन अ सोसाइटी, बराबर। नाउ टैक्स क्यों लगाया जाता है? गवर्नमेंट हमें टैक्स इसलिए लगाती है ताकि वो पैसा हमारे लिए ही सर्विस के फॉर्म में स्पेंड करे। एम आई करेक्ट ऑल ऑफ यू? अच्छा, अब टाइप्स ऑफ टैक्सेस। अब मेरी बात सुनना, धीरे धीरे हम सब्जेक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं,
है ना। नाउ टाइप्स ऑफ टैक्सेस, टैक्सेस कितने टाइप के हैं? तो फ्रेंड्स टैक्सेस एक्चुअली दो टाइप के हैं, एक है डायरेक्ट टैक्स और एक है इनडायरेक्ट टैक्स। नीचे के चार्ट को बाद में देखना। तो वन इज डायरेक्ट टैक्स एंड वन इज इनडायरेक्ट टैक्स। सवाल ये है कि सर डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? टैक्स तो टैक्स है, हमको गवर्नमेंट को पे करना है तो पे कर देंगे। हाँ, लेकिन टैक्स दो टाइप के हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। पहले मैं आपको छोटा सा मीनिंग समझा देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं और बहुत ही डिटेल मीनिंग में चलेंगे। ओके, तो पहले यहाँ पर देखो, चार्ट बाद में बना लेंगे हम। टैक्स जो है फ्रेंड्स वो दो टाइप के हैं, एक है डीटी डायरेक्ट टैक्स, प्यार से हम डीटी बुलाएंगे, और एक है इनडायरेक्ट टैक्स आईडीटी। ओके, डीटी एंड आईडीटी। नाउ अब व्हाट इज दिस सर? डीटी और आईडीटी, टैक्स और टैक्स है। गाइज नाम देखो, नाम कितना प्यारा दिया और क्या सोच समझ के दिया, डायरेक्ट, हाँ कि ना। और ये इनडायरेक्ट, मतलब क्या है? एकदम लेमन टर्म में समझाऊं, जो टैक्स हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं वो डायरेक्ट टैक्स, और जो टैक्स हम इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं वो इनडायरेक्ट टैक्स। सर मतलब बताता हूं। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो हम गवर्नमेंट को पे करते हैं तो हमको पता चलता है कि हमने कितना टैक्स पे किया। हाइला, आई पेड 1 लाख रुपीज का टैक्स। हाइला, आई पेड 2 लाख रुपीज का टैक्स। ओ माई गॉड, आई पेड 50,000 रुपीज का टैक्स। आई एम पेइंग डायरेक्टली, मेरे हाथ से पैसा जा रहा है गवर्नमेंट को यार, और मुझे पता चल रहा है मैं कितना भर रहा हूं। इट इज सो पिंचिंग, यू नो। बराबर। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? ये टैक्स आपके पॉकेट से जाता है गवर्नमेंट को, लेकिन आपको पता ही नहीं चलता हाउ मच टैक्स यू हैव पेड। बराबर, हाउ मच यू पेड यू डोंट इवन कम टू नो, आपको बिना पता चले आप टैक्स गवर्नमेंट को भर देते हो। तो इट्स इनडायरेक्ट टैक्स, आपने भरा बट आपको पता भी नहीं चला, मतलब इट इज नॉट पिंचिंग। जब पता ही नहीं चला तो क्या पिंचिंग? अग्री करते हो? तो इनडायरेक्ट टैक्स आप भरते हो लेकिन पता ही नहीं चलता, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। सर एक मिनट, हमने भरा और हमको पता नहीं चला? हाँ मैं बताता हूँ, बहुत सिंपल, समझेगा। नाउ इनडायरेक्ट टैक्स है ना, ठीक है, आप लोग को कभी पता नहीं चलता क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है, और डायरेक्ट टैक्स किस पे लगता है? इनकम्स पे। तो डू यू नो हाउ मच यू आर अर्निंग? यस, मतलब आप स्टूडेंट्स हो जो लोग कमा रहे हैं, तो उनको इनकम पे टैक्स भरना पड़ता है। तो मेरे को पता चलता है कि मेरी इनकम इतनी है और इसका इतना परसेंट हाइला इतना टैक्स जा रहा है। गुड्स एंड सर्विसेज, क्या आप गुड्स खरीदते हैं? कुछ भी खरीदते हो, एक छोटी सी पिन से लेकर बड़े बड़े, ठीक है, फ्रिज, टीवी, कुछ भी खरीद लो, हर चीज पे टैक्स लग रहा है। जीएसटी बहुत पॉपुलर हुआ है, हाँ कि ना। नाउ टैक्स भरना पड़ता है। आप लोग कोई भी चीज खरीदो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये पेन खरीदा, यू नो पेन पे क्या लिखा होता है? मान लो आपने 20 रुपीज का पेन खरीदा, ₹20, इट्स एन एमआरपी इंक्लूसिव टैक्स, हाँ कि ना। इंक्लूसिव टैक्स लिखा होता है भाई। अब मुझे एक चीज बताओ, इसके अंदर क्या सिर्फ पेन का प्राइस है कि टैक्स भी है? दोनों है। अब कोई मुझे बताएगा कि 20 रुपए में से टैक्स कितना है और प्राइस कितनी है? नो। क्या बता सकते हो? नहीं। इसका मतलब आपने जब ये पेन खरीदा ना, बराबर है, तो उसके अंदर से टैक्स भी चला गया और पेन का प्राइस भी चला गया, लेकिन आपको पता ही नहीं चलता टैक्स कितना है। आप तो यही बोलते हो कि पेन 20 रुपीज का है, लेकिन पेन 20 का नहीं है, पेन शायद 18 का ही होगा या 19 का ही होगा। 1 रुपी टैक्स होगा, 1.5 टैक्स होगा, आई डोंट नो हाउ मच इज द अमाउंट। तो आपसे टैक्स गया लेकिन आपको पता चला? नो, हाँ कि ना। अच्छा, ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्टली आपसे लिया जाता है और ये डायरेक्टली आपसे लिया जाता है। अग्री करते हो ऑल ऑफ यू? पक्का। अभी इनडायरेक्टली कैसे लिया जाता है ये मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। अब देखो, तो टैक्स कितने टाइप के होते हैं? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जाता गवर्नमेंट को ही है। अब मैं आपका सिलेबस बता दूं, आपका सिलेबस पूरा का पूरा टैक्स 100 मार्क्स का है दोस्तों, हाँ कि ना। लेकिन उसमें से ना, ये जो इनकम टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स, ये 50 मार्क्स का है, बराबर। और ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है ये भी 50 मार्क्स है। डायरेक्ट टैक्स 50 मार्क्स, इनडायरेक्ट टैक्स 50 मार्क्स। अब डायरेक्ट टैक्स में तो खाली इनकम टैक्स है, तो सर ये इनडायरेक्ट टैक्स में कस्टम ड्यूटी और जीएसटी कितने मार्क्स का है? तो फ्रेंड्स इसका बाइफर्केशन ऑफिशियली इंस्टीट्यूट ने अभी तक दिया ही नहीं है, बट अगर हम लास्ट एग्जाम को कंसिडर करें, दिसंबर 19, जून 20 तो हुआ ही नहीं हाँ कि ना, जून 20 नहीं हुआ बिकॉज ऑफ कोरोना, बराबर। अब कह रहे हैं दिसंबर लेंगे, लेट्स सी दिसंबर में भी एग्जाम होती है कि नहीं, बिकॉज द प्रॉब्लम ऑफ कोरोना इज इंक्रीजिंग, बट वो उनका मैटर है। सुनो जरा,
तो कस्टम ड्यूटी लास्ट एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए आया था, ठीक है, लेकिन मैं अप्रॉक्स 10 मार्क्स पकड़ता हूं और 40 मार्क्स का जीएसटी ऑन द अजम्पशन, ऑफिशियली कोई बाइफर्केशन नहीं है। तो इनकम टैक्स 50 मार्क्स, कस्टम ड्यूटी 10 मार्क्स, जीएसटी 40 मार्क्स, लेकिन ये कोई भी कॉम्बिनेशन में आ सकता है। ओके नाउ, तो सर आप क्या पढ़ाने वाले हो? क्या पूरा टैक्स पढ़ाओगे क्या, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट? नो, आई बी टीचिंग यू डायरेक्ट टैक्स, मतलब अपना सब्जेक्ट 50 मार्क्स का रहेगा। ओके मैं आपको डायरेक्ट टैक्स पढ़ाने वाला हूँ, इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, हमारे प्रूविंग सीएस के, ठीक है, एक बहुत ही जबरदस्त टीचर है निहाल भट्ट सर, ही विल गोइंग टू टीच। ओके नाउ, तो हम डायरेक्ट टैक्स, तो अभी के बाद हम सिर्फ डायरेक्ट टैक्स की बात करेंगे। आई एम स्टार्टिंग विथ, ठीक है, तो सवाल ये है सबसे पहले, सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स? ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है? तो अब देखो मैंने ब्लैंक कॉलम छोड़े हैं, नोट्स आपके पास हैं, ठीक है, आप उसे फिलअप करते जाएंगे, लेकिन पहले सुन लेना, मैं आपको टाइम दे दूंगा। तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स किस पे चार्ज होता है? तो पहले मीनिंग, तो गाइस डायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स लेविड ऑन इनकम ऑफ द पर्सन, पर्सन मतलब पब्लिक, एक बार के लिए अभी इतना ही समझो। तो टैक्स, डायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स चार्ज्ड ऑन द इनकम ऑफ द पर्सन, इसलिए तो उसे इनकम टैक्स कहते हैं, हाँ कि ना? तो सर इनडायरेक्ट टैक्स किस पे लगता है? इनडायरेक्ट टैक्स इज चार्ज ऑन गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ अ पर्सन, सामान पे, गुड्स और सर्विसेज पे जो टैक्स लगे वो क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स। इनकम पे जो टैक्स लगे वो है डायरेक्ट टैक्स। होप यू अंडरस्टूड, बराबर। अब देखो शिफ्टेबिलिटी, डायरेक्ट टैक्स का बर्डन, अब पहले मैं यहां पे लिख देता हूं, बाद में आपको डायग्राम्स के साथ एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। टैक्स तो एक बर्डन ही है अपने पे, एक जिम्मेदारी है, भरना तो है ही, खर्चा ही है, तो एक बर्डन है, लेकिन आपको पता है डायरेक्ट टैक्स का बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड। डायरेक्ट टैक्स का बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड, बट इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन कैन बी शिफ्टेड। सर क्या मतलब है यार इसका? मैं बताता, मैंने टेक्निकल वर्ड यूज किया। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल, सुनो 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 ना, जरा ध्यान देना। डायरेक्ट टैक्स का बर्डन कैन बी शिफ्टेड, व्हाट इज दिस? मैंने आपसे कहा था इनकम पे टैक्स, बराबर, डीटी। अब लिसन, ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ओके, और ये है बेचारा मिस्टर एक्स। ओके नाउ, अब मेरी बात को जरा समझो। नाउ इसने 10 लाख रुपीस कमाए, एक एग्जांपल लेते हैं, इस साल, ठीक है, ये उसकी क्या है? इनकम। प्राउड फीलिंग, इस साल मैंने 10 लाख रुपीस कमाया, मजा आ गया, हाँ कि ना? ओके नाउ अंडरस्टैंड। अब गवर्नमेंट क्या कहता है? मिस्टर एक्स कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने 10 लाख रुपीस कमाए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बोलता ना, थैंक यू ना बोल, शर्मिंदा ना कर, ला टैक्स दे दे। अब फॉर एग्जाम्पल टैक्स स्लैब रेट्स पे चलती हैं, वो मैं अभी आपको नहीं बता रहा। एग्जाम्पल ले लो कि 10% इज द टैक्स, एक्चुअली 10 लाख तक 20% आ जाता है, बट वो स्लैब्स में जाता है, बट समझ लो 20% टैक्स है, बराबर है। तो मालूम है 10 लाख का 20% कितना होगा? 2 लाख, एक एग्जाम्पल, ऐसे समझो, ओके नहीं तो लॉजिकली 10 लाख पे पूरा 2 लाख नहीं आता है, बट एक बार पकड़ के चलो, क्योंकि नहीं तो हम उस कैलकुलेशन में चले जाएंगे। नाउ तो मिस्टर एक्स विल गोइंग टू पे 2 लाख टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओ माय गॉड, बराबर। इस तरीके से टैक्स कैलकुलेट नहीं होता है, टैक्स कैलकुलेशन स्लैब से होता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी खाली एक एग्जांपल है, बिकॉज मुझे अभी खाली डायरेक्ट टैक्स समझाना है। तो मुझे बताओ, ये 2 लाख तो इसकी पॉकेट से गए भाई, बचा कितना उसकी पॉकेट में? 8 लाख रुपीस। एम आई करेक्ट? हाँ कि ना? बेचारे ने मेहनत करके कमाया 10 लाख, इसके पॉकेट में 8 लाख बचा, तो कहने से इसने गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे किया, इट्स पिंचिंग। कोई है बीच में? नो। अब सुनो इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, इसके बाद में आपको समझेगा। ओके इनडायरेक्ट टैक्स नाउ बेसिक है। इनडायरेक्ट टैक्स में आप टैक्स भर भी देते हो तो पता नहीं चलता, इधर पता तो चला ना मैंने 2 लाख रुपीस का टैक्स पे किया। तो सुनो, गवर्नमेंट गुड्स और सर्विसेज पे लगते हैं कि नहीं? सेलर एंड बायर, बराबर। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल, मान लो कि आई एम टीचिंग यू, बराबर है, तो प्रवीण, और बायर कौन? स्टूडेंट। हम अपना एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, अपना पैसा सबको समझता है ना? अपना दर्द सबको समझता है, दूसरे का पैसा कभी नहीं समझता। स्टूडेंट,
ओके नाउ अब देखो, प्रवीण इज अ सेलर ऑफ सर्विसेज। मैं आपको लेक्चर दे रहा हूं ना, यू आर परचेसिंग माई लेक्चर्स, तो आई एम चार्जिंग यू फीस, एम आई करेक्ट? स्टूडेंट इज अ बायर ऑफ माई लेक्चर्स, बराबर। देखो इनडायरेक्ट टैक्स बताता हूं। इनडायरेक्ट टैक्स, आपने मेरे लेक्चर्स खरीदे मान लो कि 3000 रुपीज में, ओके ये मेरा फीस है। आपको पता है जब आप मेरे पास बोलेंगे, आप हमारे पास इंक्वायरी करने आएंगे कि प्रवीण सर आपका डायरेक्ट टैक्स का सब्जेक्ट कितने का है, मैं बोलता हूँ 3000 का। 3000 का नहीं है बाबा, आराम से टेंशन मत लो, एग्जाम्पल लिया मैंने, ओके 3000 रुपीज़ का। तो स्टूडेंट बोलेगा अच्छा 3000 में दे दो, तो मैं बोलता ना 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 ना, 3000 मेरी फीस है प्लस GST 18% लगेगी, ओके। अब सर ऐसा क्यों, मैं बताता हूँ। क्योंकि जैसे ही मैं आपको सर्विस बेचूंगा, ठीक है, गवर्नमेंट मेरे सर पे आएगा, बोला प्रवीण प्रवीण आपने सर्विसेज बेची, पे 18% GST इनडायरेक्ट टैक्स। मैं बोलूंगा है इनडायरेक्ट टैक्स 18%? अब मुझे एक चीज बताओ, ये 18% अगर मैं 3000 में से दूंगा, 1000 रुपीज पे कितना होगा 18%? बोलो 180। अरे ठीक है, तो 540 के करीब हो जाएगा टैक्स। अरे हाँ कि ना, तो 540 रुपीज मैं अपने पॉकेट से नहीं दूंगा, मैं इसमें 540 ऐड कर दूंगा, तो 3540 हुआ कि नहीं? तो जब आप मेरे से पेन ड्राइव खरीदने आएंगे, बराबर, मेरे लेक्चर्स को पाई करने आएंगे, तो मैं आपको बोलूंगा स्टूडेंट को प्लीज पे मी 3540। अब आप बोलोगे अरे सर लेकिन ऐसे कैसे, मैं बोलूंगा देखो स्टूडेंट, 3000 मेरी फीस है, 540 मुझे गवर्नमेंट को देना है। तो लॉजिकली ये जो इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन ये सेलर का है, लेकिन सेलर अपने पॉकेट से देगा क्या? नो, मुझे मेरा 3000 रुपीज चाहिए, हाँ कि ना? तो मैं स्टूडेंट से 3540 लूंगा और मैं गवर्नमेंट को 540 पे कर दूंगा, एंड आई बी कीपिंग 3000 विथ मी। गवर्नमेंट भी खुश, मैं भी खुश, फंस गया कौन? स्टूडेंट। अब होता क्या है, आप लोग को यही समझ में आता है कि 3540 का फीस है यार, फीस बड़ी महंगी है यार प्रवीण सर के लेक्चर्स की। ना, मेरा तो फीस 3000 ही था, मुझे 540 गवर्नमेंट को पे करना था, मैंने वो भी आपसे लिया। तो मुझे एक चीज बताओ, गवर्नमेंट को पे किसने किया? प्रवीण ने। लेकिन अल्टीमेटली किसके पॉकेट से पैसा गया? गवर्नमेंट क्या? स्टूडेंट का। तो मैं लॉजिकल हूं, स्टूडेंट से इनडायरेक्टली टैक्स गया। यहां पे इनकम कमाने वाला डायरेक्टली पे करता, बीच में कोई मिडलमैन नहीं है, अग्री करते हो? लेकिन यहां पर सेलर के थ्रू आपका पैसा जा रहा है और बायर हमेशा फंस जाता है, क्योंकि सेलर अपना बर्डन, तो एक्चुअली है ना, गवर्नमेंट टैक्स सेलर से लेती है, लेकिन सेलर अपना बर्डन किस पे डाल देता है? बोलो, बायर पे। तो कहने से सेलर ने अपना बर्डन शिफ्ट कर दिया, इट्स कॉल्ड बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, हमेशा शिफ्ट हो जाता है। अरे बराबर। अब बोलोगे प्रवीण सर आपने बेईमानी की, टैक्स आपको भरना था, आपसे हमसे लेकर भरा। दुनिया में ऐसे ही सब लोग कर रहे हैं, मैं क्या करूं? अग्री करते हो? तो आपका जो प्रोडक्ट है, वो जो आपका एक्चुअली प्रोडक्ट 3000 का था, लेकिन आपके साथ प्रोडक्ट में 540 ऐड कर दिया, तो आपका प्रोडक्ट 3540 थोड़ा महंगा हो गया। अग्री करते हो? ऑल ऑफ यू, समझ में आया ना? अच्छा, तो अभी आप बोलोगे कि सर तो ऐसा हो सकता है क्या कि हम टैक्स ना भरें? नहीं, अगर मैंने आपसे टैक्स नहीं लिया ना, तो मेरे पॉकेट से जाएगा, तो मैं ही अपना बर्डन आपके ऊपर शिफ्ट करूंगा ही करूंगा, बराबर। अच्छा, डीटी का बर्डन शिफ्ट हो सकता है क्या? नहीं, मेरी इनकम पे मैं खुद ही टैक्स भरूंगा। मैं ऐसा नहीं कह सकता मेरी इनकम पे आप मुझे टैक्स दो। सर ऐसा क्यों गाइस? क्योंकि अगर मैं आपसे मेरी इनकम पे टैक्स मांगूंगा, तो आप क्या बोलोगे? सर इनकम आपने कमाई, आपको मजा आया, तो आप टैक्स भी आप ही भरो। अगर आप टैक्स हम पे डालते हो, तो लो आपकी इनकम भी शेयर करो, बराबर है ना? इनकम शेयर नहीं होती, तो मेरी इनकम पे टैक्स मैं ही भरूंगा। तो कंक्लूजन क्या निकला? बर्डन ऑफ डीटी कैन नॉट बी शिफ्टेड एंड बर्डन ऑफ आईडीटी कैन बी शिफ्टेड। कौन किस पे डाल देता है? ऑलवेज सेलर बायर पे अपना बर्डन डाल देता है। मैंने लिखा है फ्रॉम सेलर टू बायर, ठीक है? जो हम अंडरलाइन में लिख रहे हैं वो आपके लिए एमसीक्यूज है। तो आपको ये कंसेप्ट समझ में आया फ्रेंड्स? श्योर। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, डीटी और आईडीटी का। डीटी का बर्डन क्या है ना? अब देखो, ये एक और कंसेप्ट देखो, कितनी छोटी छोटी चीजें, हर किसी को एक एग्जांपल से समझेंगे, ठीक है? इसे तो मैंने कहा आज का लेक्चर एक्चुअली, ठीक है, बहुत ही बेसिक है। हम एक्चुअली आज पढ़ रहे हैं कि टैक्स होता क्या है ना? नाउ
टैक्स बर्डन इज प्रोग्रेसिव इन नेचर। गाइस डायरेक्ट टैक्स जो है ना वो प्रोग्रेसिव है, ठीक है, कैसे बताऊंगा। और इनडायरेक्ट टैक्स इज रिग्रेसिव इन नेचर। तो ये पहले आप लिख लीजिएगा, डायरेक्ट टैक्स का बर्डन प्रोग्रेसिव है और इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन रिग्रेसिव है। सर क्या मतलब है इसका, बताता हूं सुनो। जितनी ज्यादा आप इनकम कमाएंगे उतना ज्यादा आपको टैक्स बढ़ता है। अब ये सर कैसे, आपको पता है डायरेक्ट टैक्स के बर्डन स्लैब रेट पे लगता है। dt is charged on slab rate basis. dt is charged on slab rate basis. फ्लैट रेट भी होते हैं बट एक बार स्लैब रेट पकड़ो, ठीक है। और आईडीटी जो है वो फ्लैट रेट पे चार्ज होता है। द नेचर ऑफ रेट ऑफ टैक्स इज फ्लैट। सर क्या मतलब है इसका, बताता हूं, ये ऐसे नहीं समझेगा। मैंने वहां पे स्पेस छोड़ा है ना, हाँ कि ना। तो अब मेरी बात सुनो, आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ही बेसिक है ना। जरा ध्यान देना, मैं आज आपको स्लैब कैलकुलेशंस नहीं बता रहा हूं, स्लैब रेट। ओके, स्लैब क्या होते हैं सुनो। गवर्नमेंट ने स्लैब बनाए हैं, मैं आपको पहले स्लैब बताता हूं, आप पहली बार पढ़ रहे होंगे, जरा ध्यान देना। नाउ गवर्नमेंट कहती है अगर आपकी ईयरली इनकम इस साल 0 to 2,50,000 है तो आपको कुछ भी टैक्स नहीं भरना है। योर टैक्स रेट इज 0%, ठीक है। मतलब अगर आपकी ईयरली इनकम 2,50,000 है तो आपको टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, मजे मारो, नो टैक्स, टैक्स माफ है। लेकिन अगर आपकी इनकम 2,50,000 से ज्यादा होकर अप टू 5,00,000 होती है तो आपको 5% टैक्स भरना होगा। मतलब इनकम बढ़ी तो टैक्स बढ़ा, हाँ कि ना। अच्छा, अगर आपकी इनकम 5,00,000 से ज्यादा होती है अप टू 10,00,000 तो आपको 20% टैक्स भरना होगा, है। हाँ, क्यों, अरे लॉजिक बड़ा सिंपल है दोस्तों। गवर्नमेंट कहता है कि अगर आपकी इनकम 2,50,000 तक है ना तो आप अपना घर बराबर नहीं चला पा रहे हो, आपकी इनकम काफी लो है, तो देश का तू रहने दे, अपना घर ही चला ले, बड़ी बात है, देश हम चला लेंगे, तो टेंशन ना ले, तेरे पे बर्डन नहीं होगा टैक्स का। लेकिन जैसे आपकी इनकम 2,50,000 के ऊपर जाती है, गवर्नमेंट कहता है अब तो घर तो अच्छे से चला ही रहा होगा, थोड़ा सा टैक्स भी देना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट आपके ऊपर 5% टैक्स लगाती है। फिर 5,00,000 तक, अगर आपकी इनकम 5,00,000 के ऊपर जाती है तो गवर्नमेंट बोलता है वाह सुपर्ब, एंड इफ योर इनकम इज 5,00,000 to 10,00,000, गवर्नमेंट कहता है नाउ यू आर लायबल टू पे 20% टैक्स। और अगर आपकी इनकम 10,00,000 के ऊपर है तो यू आर द रॉयल कस्टमर एंड अबव 30% टैक्स लगेगा आपको। 10,00,000 के ऊपर स्काई इज द लिमिट, आपकी इनकम 1 करोड़ हो, 2 करोड़ हो, 5 करोड़ हो, सीधा 10,00,000 के ऊपर 30% लगता जाएगा, बराबर। तो इनकम टैक्स में व्हाट इज द मैक्सिमम स्लैब रेट, 30%, व्हाट इज द मिनिमम, 0%, ये याद रखना है। अच्छा, एक और स्लैब है, लेकिन वो जो सेकेंड स्लैब है, ठीक है, उसमें ऑप्शंस है। अगर आप एग्जाम्पशंस या डिडक्शंस ले लेते हो अपनी इनकम से तो आपको ये स्लैब लगेगा, नहीं अगर आप एग्जाम्पशन डिडक्शन नहीं लेते हो तो आपको एक और स्लैब मिलेगा। अब उतना सब टेक्निकलिटी में हम आज नहीं जा रहे, मैं आपको ये स्लैब रेट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मुझे आपको प्रोग्रेसिव समझाना है। ओके ना, तो अब मेरी बात सुनो, अब प्रोग्रेसिव क्या हुआ भाई, ठीक है। प्रोग्रेसिव का मतलब है जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, इनकम वैसे वैसे आपका टैक्स बढ़ता है, ठीक है। आपकी इनकम और बढ़ेगी, आपका टैक्स और बढ़ेगा, आपकी इनकम और बढ़ेगी, आपका टैक्स और बढ़ेगा। इसे कहते हैं प्रोग्रेसिव इन नेचर, बराबर। अब मान लो कि आपकी इनकम 1 करोड़ है तो 10,00,000 के ऊपर है, 30% पकड़ो, तो 1 करोड़ पे 30% कितना होगा, बोलो, हाँ 30 लाख। अगर आपकी इनकम 2 करोड़ है तो 60 लाख, अगर आपकी 3 करोड़ है तो 90 लाख। जैसे इनकम बढ़ रही है आपका टैक्स अमाउंट भी बढ़ रहा है, तो प्रोग्रेसिव हुआ है क्या, यस। बट इनडायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव है। क्यों, बराबर, इनडायरेक्ट टैक्स फ्लैट रेट पे चार्ज होता है, ठीक है। इसमें प्रोग्रेसिव में क्या है, हाई इनकम हाई टैक्स, लो इनकम लो टैक्स। गवर्नमेंट ने ऐसा अरेंजमेंट किया है डायरेक्ट टैक्स में। अगर आपकी इनकम ज्यादा है तो आपको टैक्स भी ज्यादा लगेगा, अगर आपकी इनकम कम है तो आपको टैक्स भी कम लगेगा। सर ऐसा क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट इक्वालिटी चाहती है, बराबर, इनइक्वालिटी नहीं। गरीबों से कम टैक्स, लो इनकम वालों पे लो बर्डन, हाई इनकम वालों पे हाई बर्डन, लॉजिकल है। इसलिए तो ये सब्जेक्ट, ये स्लैब्स बने हैं। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स फ्लैट रेट लगने वाला है क्योंकि उसका इनकम से कोई लेना देना नहीं है, गुड्स एंड सर्विसेज बराबर आपको खरीदनी है। नाउ
इनडायरेक्ट टैक्स में, ठीक है, पार्शियलिटी नहीं होती। आपकी इनकम लो हो या ज्यादा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो गुड्स पे है ना। अब मान लो कि आप पार्ले जी का पैकेट खरीद रहे हैं 5 रुपीज का, बराबर है, तो आपको उतना ही टैक्स भरना है जितना दूसरा भर रहा है। तो मालूम है इसमें देर इज नो पार्शियलिटी, इसमें रिग्रेसिव होता है। सर ऐसे कैसे कह सकते हो, बताता हूँ। आपकी इनकम कितनी भी बढ़े, बराबर इनडायरेक्ट टैक्स उतना ही रहना है, इनकम बढ़ती चली जाएगी। तो लो इनकम वाला भी उतना ही टैक्स भरेगा जितना आप भर रहे हो, हाँ कि ना, ठीक है। और हाई इनकम वाला भी। तो जब इनकम बढ़ेगी आपकी, तो वो उसका शेयर कम होता जाएगा, तो आपके ऊपर बर्डन कम होता जाएगा इनडायरेक्ट टैक्स का। इट इज रिग्रेसिव, हाँ कि ना। होप यू अंडरस्टूड, लॉजिक समझा ऑल ऑफ यू? पक्का नहीं समझा, एक बार वापस समझा देता हूं कि किस सेंस में रिग्रेसिव बोला है। प्रोग्रेसिव तो आपको समझ गया होगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मान लो कि मेरी इनकम इतनी है, ठीक है, और मुझे टैक्स इतना लग रहा है, तो कहने से इनडायरेक्ट टैक्स, हाँ, तो कहने से इतना पोर्शन मेरे पॉकेट में बच रहा है। अब मान लो कि मेरी इनकम इतनी बढ़ गई, तो भी टैक्स तो इतना ही लगेगा, तो मेरी इनकम इतनी बची। रिग्रेसिव का मतलब है इनडायरेक्ट टैक्स का प्रोपोर्शन, जब आपकी इनकम बढ़ती है तो उसका प्रोपोर्शन आपकी इनकम से कम होते जाता है, तो आपके ऊपर बर्डन कम होते जाता है। मान लो कि इससे ज्यादा भी इनकम बढ़ गई, तो भी आपका टैक्स तो इतना ही रहेगा, आपके पॉकेट में बचेगा। ये डायरेक्ट टैक्स के जैसा नहीं है कि इनकम बढ़ रही है टैक्स बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रही है टैक्स बढ़ रहा है। तो जितनी ज़्यादा इनकम बढ़ती जाएगी, इसका प्रोपोर्शन आपकी इनकम से कम होता चला जाएगा, आपका इनकम का शेयर बढ़ता चला जाएगा, बराबर है, इसलिए इसे रिग्रेसिव कहा गया है। ऑल ऑफ यू, खैर समझ में आ गया होगा आपको। मैं इसे रब कर दूं, तो इट इज रिग्रेसिव एंड इट इज प्रोग्रेसिव, ठीक है। ये स्लैब आपको याद रखने हैं एक बार के लिए, क्योंकि आगे जब मैं आपको इनकम टैक्स पढ़ाऊंगा तो ये काफ़ी बार हमारे एक्सप्लेनेशंस में आएगा। 2,50,000 तक 0%, 2,50,000 से 5 लाख तक 5%, 5 लाख टू 10 लाख तक 20%, और 10 लाख एंड अबाउ 30%। ओके, समझा? अच्छा, नेचर इवेशन। डायरेक्ट टैक्स में इवेशन इज पॉसिबल, ऑफ कोर्स, ठीक है फ्रेंड्स, डायरेक्ट टैक्स में इवेशन पॉसिबल है। लोग टैक्स की चोरियां करते हैं नाउ, ठीक है, लीगली इलीगली, ठीक है, ऑफ कोर्स। यार टैक्स इज सो पिंचिंग यार, 30% टैक्स है। मुझे एक चीज बताओ, अगर आपकी इनकम 1 करोड़ है, ठीक है, मैं सरचार्ज वगैरह की बात नहीं करता, वो आपको भी समझेगा अपने से, टैक्स पकड़ो सीधा 30%, 30 लाख। एक साथ कोई 30 लाख मांग ले, कलेजा निकल गया यार, जान निकल जानी है। कैन आई से इट्स पिंचिंग? यस, हाँ कि ना। तो हम लोग क्या करेंगे, वो 30 लाख रुपए देने वाले? नो, कुछ भी करेंगे, टैक्स बचाने की कोशिश करेंगे, लीगली इलीगली, इनकम छुपा के, इनकम्स बता के, हाँ कि ना, खर्चे बढ़ा के। वो कैसे दिखते हैं वो हम टैक्स में पढ़ाएंगे, बहुत सारी चीजें बताऊंगा, टेंशन ना लो ना। तो टैक्स इवेशन इज एक्चुअली पॉसिबल, हाँ कि ना, ऑफ कोर्स। तो लोग यहाँ पर टैक्स टैक्स बचाने की बहुत कोशिश करते हैं। इसमें टैक्स इवेशन इज डिफिकल्ट, मतलब टैक्स इवेशन नहीं होता। इसलिए मालूम है हमारी इंडियन गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्स पे ज्यादा डिपेंडेंट है डायरेक्ट टैक्स से। हाँ, क्योंकि लोग इनकम पे टैक्स भरते ही नहीं है। लेकिन हम जब कुछ पैकेट्स खरीदते हैं, पार्ले जी का बिस्किट, एक पेन, उस पर इनडायरेक्टली टैक्स चला जाता है, हमको पता ही नहीं चलता। जब हमको पता ही नहीं चलता, हम इवेड क्या करेंगे, बराबर? वी डोंट कम टू नो हाउ मच टैक्स वी आर पेइंग, व्हाट विल गोइंग टू इवेड देन, एम आई करेक्ट? तो आईडीटी में टैक्स इवेशन नहीं होता, प्रोसीजरल टैक्सेस हैं, ऊपर से सेलर हमसे लेकर, बराबर, गवर्नमेंट को पे करता है, तो हमको तो सेलर को पे करना ही है ना, हाँ कि ना। तो डायरेक्ट टैक्स में टैक्स इवेशन पॉसिबल है, ठीक है। नाउ इनडायरेक्ट टैक्स में टैक्स इवेशन पॉसिबल बहुत कम चांसेस है। इन्फ्लेशन, अब देखो ये भी एक कंसेप्ट है। डायरेक्ट टैक्स हेल्प इन रिड्यूसिंग इन्फ्लेशन, ऑफ कोर्स। डायरेक्ट टैक्स से इन्फ्लेशन नहीं बढ़ता क्योंकि वो इनकम पे लगता है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स कंट्रीब्यूट्स टू इन्फ्लेशन। यस फ्रेंड्स, आपको पता है इकोनॉमिस्ट क्या कहते हैं? इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि कंट्री में कभी भी इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं होने चाहिए, हमेशा डायरेक्ट टैक्स होना चाहिए, क्योंकि हाई इनकम वाले हाई टैक्स भर रहे हैं, लो इनकम वाले लो टैक्स भर रहे हैं, तो सबको अफोर्डेबल है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स हमेशा महंगाई को बढ़ाता है। हाउ कम गाइस? ये आपका जीता जाता एग्जाम्पल है, मेरी बात सुनो, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। मान लो कि वही सेम एग्जाम्पल ले रहा हूं, मान लो कि माई फीस ऑफ माई सब्जेक्ट इज 3,000, बराबर है। अब 18% जीएसटी मतलब 540 हो गया, तो मैं आपसे कितना लेने वाला हूं? 3,540।
मतलब लॉजिकली इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, कॉस्ट के साथ ऐड कर दी जाती है, हाँ कि ना। तो जब हम कॉस्ट के साथ ऐड कर देते हैं तो गाइस वो कॉस्ट आपके लिए बढ़ गई कि नहीं, तो आप क्या बोलेंगे, महंगा है। तो हमेशा आईडीटी कॉस्ट में ऐड हो जाती है, बराबर। नाउ लास्ट चेन पे तो कॉस्ट में ऐड हो ही जाती है, नहीं तो आप बोलोगे बीच में सेट ऑफ मिलता है, कुछ लोगों ने सुना होगा तो, बट अल्टीमेटली इट गोज टू कॉस्ट ओनली यार, एम आई करेक्ट। तो इट बिकम्स 3540, तो महंगा हो गया कि नहीं, तो इन्फ्लेशन हो गया। नाउ अगर ये आईडीटी नहीं होता तो आपको मेरे लेक्चर्स कितने में मिल जाते, 3000 में, बहुत सिंपल है, सस्ता पड़ता आपको, हाँ कि ना। नाउ अच्छा, तो सर इनकम टैक्स से इन्फ्लेशन नहीं बढ़ा था, इनकम टैक्स से इन्फ्लेशन से कोई लेना देना ही नहीं है फ्रेंड्स यार, इतना समझो ना। हाँ क्या वो इनकम पे लग रहा है, गुड्स और सर्विसेज में नहीं। होप यू अंडरस्टूड। अब एडमिनिस्ट्रेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सुनना। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स इज लुक्ड आफ्टर बाय, अब मेरी बात सुनो, ये जो टैक्स है ये लॉ है, गवर्नमेंट ने बना दिया, लेकिन कलेक्शन कौन करेगा, गवर्नमेंट बॉडीज कलेक्ट करेगी। तो टैक्स कलेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक अलग डिपार्टमेंट बनाया है, जैसे कंपनियों में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, बराबर है। तो इनकम टैक्स कलेक्ट करने के लिए, ठीक है, ब्लैक मार्केटिंग्स वालों को पकड़ने के लिए, रेड लगाने के लिए, ठीक है, एक डिपार्टमेंट बनाया है। नाउ है गवर्नमेंट बॉडी, बट एक डिपार्टमेंट है जो अलग से पूरे इस टैक्स स्ट्रक्चर को, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स को, ठीक, मैनेज करता है, एडमिनिस्टर करता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स इज लुक आफ्टर बाय, याद रख लेना, सीबीडीटी, बराबर। नाउ फुल फॉर्म क्या है सर, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट नाउ। तो डायरेक्ट टैक्स जो मैनेज कर रहे हैं, कंट्री का पूरा एडमिनिस्टर कर रहे हैं ना, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम, उस डिपार्टमेंट का नाम क्या है, सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। कितना प्यारा नाम है। अच्छा तो सर आईडीटी, आईडीटी के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बना है, ठीक है, सीबीआईसी, सीबीआईसी, इट्स अ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, फुल फॉर्म लिख लेना, एंड कस्टम्स, एंड कस्टम्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स। सीबीआईसी पूरा इनडायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट देखते हैं, सीबीडीटी डायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट देखते हैं। होप यू अंडरस्टूड। हम आपसे सिर्फ सीबीडीटी की बात करेंगे, हम आईडीटी की बात नहीं करेंगे, ये तो मैं आपको डिस्टिंग्विश समझा रहा हूँ। एग्जाम्पल क्या है, हमारे इंडिया में डायरेक्ट टैक्स अब सिर्फ एक ही रह गया है, इनकम टैक्स, इनकम पे लगेगा ना। और आईडीटी, ठीक है, मेजर लेवल पे सिर्फ दो ही हैं, जीएसटी एंड कस्टम्स, ठीक है, जीएसटी एंड कस्टम्स, ये दोनों आपके सिलेबस में आप पढ़ने वाले हो, बहुत मजा आएगा, ठीक है। टैक्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है फ्रेंड्स, बराबर। अभी थ्योरी चल रही है, आई नो दैट, बट आपको बहुत मजा आने वाला है। चलो तो देखो, मैंने बहुत डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया, मैंने बहुत टाइम ले लिया, मैंने अभी तक आपको 4 पॉइंट समझा दिए। व्हाट इज टैक्स, याद करो। चलो देखो, एक्सप्लेन करते करते याद नहीं होता, सिर्फ कंसेप्ट समझाया जा सकता है, हाँ कि ना। मेरी तरफ देखो, नोट्स पे देखने की जरूरत नहीं है, ओके। नाउ नो नीड टू सी एट द नोट्स, सिर्फ मेरी तरफ देखो। नाउ लिसन, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, आ जाओ। टैक्स क्या है, तो टैक्स इज अ बर्डन, इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ लिविंग इन अ सोसाइटी, ठीक है। टैक्स किसकी रेवेन्यू है, टैक्स इज अ रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दे आर कलेक्टिंग टैक्स फ्रॉम द पर्सन्स, बराबर, टू रन योर कंट्री, बराबर। बहुत बेसिक है, कोई पूछने वाला नहीं है, आज तक एग्जाम में नहीं आया, लेकिन पता होना चाहिए। टैक्स कितने टाइप के हैं, टैक्स 2 टाइप के हैं ब्रॉड सेंस में, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में सिर्फ एक ही चीज है, इनकम टैक्स, एंड इनडायरेक्ट टैक्स में कस्टम्स एंड जीएसटी, ओके। नाउ डिफरेंस, डिफरेंस में मैंने आपको कितने पॉइंट्स करवाए, 5 पॉइंट। सुनना, डायरेक्ट टैक्स किस पे लगता है, इनकम्स पे, बराबर है। इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज पे। डीटी डायरेक्ट टैक्स का बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड, मेरी इनकम पे मैं टैक्स भरूंगा, आपके पेरेंट्स की इनकम पे आपके पेरेंट्स टैक्स भरेंगे, और दूसरे को नहीं कह सकते कि यार मेरा टैक्स भर दे। इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी शिफ्टेड, हमेशा सेलर अपना बर्डन बायर पे डाल देता है। जैसे मैंने आपको लेक्चर्स बेचे, ठीक है, आपसे टैक्स लेके गवर्नमेंट को पे किया, जबकि टैक्स मेरी जिम्मेवारी थी, ठीक है, बड़ा आई हैव टेकन फ्रॉम यू, मतलब मैं एक मीडिएटर हूं, आपसे कलेक्ट करके गवर्नमेंट को दे रहा हूं, तो मैंने अपना बर्डन किस पे डाल दिया, आपके ऊपर डाल दिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो बर्डन ऑफ आईडीटी can be shifted from seller to buyer. Nature, DT is progressive in nature, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आपका टैक्स बढ़ेगा, बराबर। लेकिन IDT is regressive in nature, आपकी इनकम बढ़ती जाएगी, IDT का अमाउंट कांस्टेंट रहेगा, तो उसका प्रपोर्शन आपकी इनकम में कम कम होता चला जाएगा। रिग्रेसिव, इवेशन, डायरेक्ट टैक्स को
इवेट करने की बहुत कोशिश की जाती है, इवेशन किया जाता है, क्योंकि इट्स वेरी पिंचिंग यार। लाखों रुपए का टैक्स है, मैं हमेशा बचाने की प्लानिंग करता हूँ, जो आपको भी करनी है। आपको पता है आप टैक्स क्यों पढ़ रहे हैं? टैक्स भरने के लिए ना, टैक्स बचाने के लिए। हम टैक्स पढ़ेंगे टू सेव द टैक्स, लेकिन टैक्स वही बचा सकता है जिसको टैक्स की पूरी नॉलेज हो। याद रखना, हम टैक्स भरने के लिए टैक्स नहीं पढ़ रहे, हमको भी अपने इनकम्स पे टैक्स बचानी है, हाँ कि ना? क्रिमिनल माइंड से टैक्स पढ़ेंगे, देख लेना आप। ओके, नाउ आईडीटी में टैक्स इवेट करना बहुत डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि आप लोग जो सामान खरीदे उसके अंदर टैक्स इंक्लूड होकर आ रहा है और मुझे तो उतना भरना ही है, हाँ कि ना? मैंने आपसे लेके भरा है तो इट्स नॉट पेंटिंग फॉर मी, ठीक है? तो मैं टैक्स का चोरी क्यों करूंगा? मैं आपका पैसा दे दूंगा, मेरे पॉकेट से थोड़ी गया है, हाँ कि ना? एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी कंट्री में जो पूरे डायरेक्ट टैक्स सिस्टम को मैनेज कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। और जो इनडायरेक्ट टैक्स के डिपार्टमेंट को मैनेज कर रहे हैं दे आर सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। होप यू अंडरस्टूड गाइज। तो नेक्स्ट टॉपिक, अभी तक जितना पढ़ा है सब समझ गए आप लोग? अब नेक्स्ट टॉपिक है पावर टू लेवी टैक्स। भाई गवर्नमेंट इतना टैक्स चार्ज कर रही है, बराबर, किसने दिया उसको पावर? ठीक है ना, वो हमसे टैक्स चार्ज कैसे कर सकती है, वो कैसे ले सकती है हमसे पैसा? आई नो व्हाट, टैक्स तभी तो ये लॉ बना है ना, किसी ने तो उसको अथॉरिटी दी होगी कि जाओ हिंदुस्तान की पब्लिक से तुम टैक्स ले सकते हो, हाँ कि ना? कौन देता है ये पावर? तो नाउ गाइस, हमारे इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट करने का पावर किसने दिया? मदर ऑफ ऑल द लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारे संविधान ने दिया। हर पावर गवर्नमेंट को संविधान दे रही है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान के ऊपर कोई दूसरा लॉ नहीं हो सकता, हाँ कि ना? बराबर ना? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बराबर के चैप्टर्स में, कुछ शेड्यूल्स में ये लिखा गया है कि इंडियन गवर्नमेंट अपने हिंदुस्तान की जनता से टैक्स ले सकती हैं। सर कहाँ लिखा है? वही तो पढ़ना है, देखो जरा ना, सिट टू इट, अंडरस्टैंड, ठीक है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन आर्टिकल 265, ये आपको पढ़ना है, lays down that only government of India can levy the tax, only, agree? now टेंशन मत लो, खाली आर्टिकल 265 आपको याद रखना है। अब कोई पूछ सकता है बताओ कहाँ लिखा है, कौन से आर्टिकल में लिखा है, बराबर नाउ, कि हिंदुस्तान पब्लिक से टैक्स ले सकती है? तो आर्टिकल 265 में लिखा है क्लियरली, कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है कि भाई गवर्नमेंट चाहे तो टैक्स ले सकती है, पब्लिक से ले सकती है और पब्लिक को देना होगा। एम आई करेक्ट? लेकिन अब सवाल ये है कि सर चलो ठीक है, हम कॉन्स्टिट्यूशन को मान भी लेते हैं, बराबर, तो कौन सी गवर्नमेंट ले सकती है? बराबर, हमारे इंडिया में दो गवर्नमेंट है, एक है सेंट्रल गवर्नमेंट सीजी और एक है एसजी, स्टेट गवर्नमेंट। तो सर कौन सी इनकम पे कौन टैक्स लेगा? तो देखो भाई, टैक्स सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ले सकती है एक इनकम ऐसी है जो स्टेट गवर्नमेंट ले सकती है, वो है एग्रीकल्चर इनकम। तो मेरी बात सुनो, ठीक है? नाउ अंडरस्टैंड, जरा ध्यान से समझिएगा, ओके? नाउ प्लीज लिसन एंड अंडरस्टैंड। कौन टैक्स ले सकता है भाई? ओनली एंड ओनली, जस्ट अ मिनट, ओनली एंड ओनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बट कौन सी गवर्नमेंट? तो ये कहाँ लिखा है कि स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लेगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लेगी? तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 246 में, ठीक है, आर्टिकल 246 के 7 शेड्यूल में, ठीक है, ये आप लोग है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो चैप्टर है ये आप ज्यूरिस्प्रूडेंस में पढ़ने वाले हो बहुत ही डिटेल में, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन पेपर 1। नाउ तो 7 शेड्यूल में आपको पता है गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के काम डिवाइड कर दिए गए कि भाई इन मैटर्स को सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल करेगा, इन मैटर्स को स्टेट गवर्नमेंट हैंडल करेगा, और कुछ मैटर्स ऐसे हैं जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर हैंडल करेंगे, ठीक है? किसने ये काम बांट दिया है? ताकि झगड़े ना हो, डिस्प्यूट्स ना हो, कुछ भी ना हो, ठीक है? दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एंड यू नो व्हाट, इन 7 शेड्यूल ऑफ आर्टिकल 246 में ये कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट बनाई गई है। वन इज यूनियन लिस्ट, लिखने की जरूरत नहीं है, अनदर वन इज स्टेट लिस्ट, ठीक है, एंड द लास्ट वन इज कंकरेंट लिस्ट। अब सर ये लिस्ट क्या है? इनमें गवर्नमेंट्स के काम डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं, ठीक है? नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट कौन से मैटर्स में डिसीजन लेगा, दैट इज गिवन इन अ यूनियन लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट
में वो काम लिखेगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल करेगा, स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट और कंकरेंट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर डिसीजंस लेने वाला है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब सवाल ये है कि सर इनकम टैक्स कौन लेगा ये बता दो। तो बहुत बड़ी बड़ी लिस्ट है, बहुत सारी एंट्रियां हैं उनके अंदर, उन लिस्ट के अंदर एंट्री नंबर ये, एंट्री नंबर वो, ये काम सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। नाउ हम लोग सिर्फ अपने टैक्स को देख रहे हैं, तो नाउ अंडरस्टैंड यूनियन लिस्ट। अच्छा, इस पे जाने से पहले मैं आपको ये चीज़ें पढ़ा देता हूँ सो दैट आपको क्लियर हो जाए। तो देखो मैंने आपको फर्स्ट लाइन तो पढ़ाई दी ना, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 265 लेज डाउन दैट ओनली गवर्नमेंट, है ना, ओनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन लेवी द टैक्स। और देखो 7th शेड्यूल ऑफ आर्टिकल 246 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बराबर डिस्ट्रीब्यूट लेजिस्लेटिव पावर, डिस्ट्रीब्यूट लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। हाँ कि ना, कौन से डिसीजंस कौन ले सकती है, इसके लिए 3 लिस्ट बनी है, दैट इज यूनियन लिस्ट, ठीक है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। मिला आपको? अब यूनियन लिस्ट में वो सारे काम की लिस्ट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आते हैं। तो देखो सेंट्रल गवर्नमेंट हैव एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज ऑन द मैटर कंटेन्ड इन यूनियन लिस्ट, बराबर। अच्छा, बहुत सारी एंट्रियां हैं, बहुत सारे काम की लिस्ट बनी हुई है, हम सिर्फ देखते हैं टैक्सेस ऑन इनकम, मतलब इनकम टैक्स कौन से एंट्री में है, एंट्री नंबर 82, ये आपका एमसीक्यू है, ठीक है। मतलब आर्टिकल 246 के 7th शेड्यूल के यूनियन लिस्ट में एंट्री नंबर 82 में लिखा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया में से इनकम टैक्स वसूल कर सकता है इंडिया में, बराबर। लेकिन एक इनकम पे सेंट्रल गवर्नमेंट, ध्यान से सुनना, एक इनकम पे सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स वसूल नहीं कर सकता, वो है एग्रीकल्चर इनकम। इसे देखो क्या लिखा है, नाउ देखो 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 देखो, ग्रीन पेन ले लेता हूं मैं, मार्कर ले रहा हूं, टैक्स ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम, टैक्स ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। मतलब यूनियन लिस्ट में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया, आप हर इनकम पे टैक्स ले सकते हो, एक को छोड़ के। कौन सा? यस, एग्रीकल्चर इनकम पे। और गाइस बहुत सोच समझ के डिसीजन लिया गया है। हाँ, नाउ सर एग्रीकल्चर इनकम पे क्यों टैक्स नहीं, जब सारी इनकम पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है तो एग्रीकल्चर भी देते। गाइस एग्रीकल्चर हमारे हिंदुस्तान का सेंसिटिव मैटर है और सेंट्रल गवर्नमेंट तो पूरे इंडिया में एक ही है, तो हमारे हिंदुस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर की हालत कौन, कुछ स्टेट टू स्टेट वेरी करती है। जैसे पंजाब हरियाणा है, एग्रीकल्चर बहुत अच्छा है वहाँ पे सेक्टर, लेकिन बाकी सब एरियाज में बहुत ही हाईली अफेक्टेड है। नाउ तो ये स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन अच्छा ले सकती है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को ज़्यादा पता होगा कि हमारे स्टेट में एग्रीकल्चर पे टैक्स लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, ये बर्डन फार्मर्स पे ये टैक्स का बर्डन डाले कि ना डाले, बराबर है। तो एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया, मतलब वो कौन से लिस्ट में लिखा गया, स्टेट लिस्ट में। तो देखो क्या लिखा है, एंट्री नंबर 82, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लिस्ट, स्टेट गवर्नमेंट हैव एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉ ऑन द मैटर कंटेन्ड इन स्टेट लिस्ट, बराबर। तो एंट्री नंबर 46 में लिखा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट एग्रीकल्चर, अपने स्टेट के एग्रीकल्चर इनकम्स पे ये डिसाइड कर सकता है उसके ऊपर इनकम टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा। और एक चीज बताऊं, हिंदुस्तान में एग्रीकल्चर इनकम पे कोई टैक्स नहीं है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर तो है टैक्स लगाने का, लेकिन आज तक कोई भी स्टेट गवर्नमेंट ने इस पावर को यूज नहीं किया, बराबर, ड्यू टू पॉलिटिकल विल्स। फार्मर्स पे कोई टैक्स नहीं लगा। कोई मुझे बता सकता है क्यों टैक्स नहीं लगा? एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट है, भले उन फार्मर्स की इनकम एग्रीकल्चर से 100 करोड़ हो, 500 करोड़ हो, नो टैक्स। वाओ, है ना। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट ने अपने स्टेट में ये पावर को यूज ही नहीं किया, मतलब उस पर इनकम टैक्स नहीं है। एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स माफ है, इनकम टैक्स एग्जम्प्ट है। ऐसा क्यों? कोई मुझे बता सकता है प्लीज? बोलो, हाँ हाँ बोलो बोलो। नहीं पता ना, यही तो प्रॉब्लम है, यही चीज है। नाउ सर क्यों नहीं लगा? ड्यू टू पॉलिटिकल विल। कोई भी रूलिंग पार्टी ने कभी भी इसका एक्सपेरिमेंट नहीं किया। अब मुझे बताओ एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? हाँ बोलो बोलो, अब मैं आपसे एडवाइस मांग रहा हूँ, आपके जो दिल में है बोल दो एग्रीकल्चर को लेकर।
देखो अब कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं सर नहीं लगना चाहिए क्योंकि फार्मर्स की हालत खराब है, तो उनके ऊपर टैक्स का बर्डन नहीं आना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं नहीं सर लगना चाहिए। तो मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ, आप दोनों सही बोल रहे हो। इंडिया में फार्मर्स की हालत बहुत खराब है, लेकिन सबकी नहीं, सारे स्टेट्स की नहीं। फार्मर्स आर सुपर रिच, पंजाब हरियाणा जाके देखो। हाँ कि ना, भगवान करे अच्छे रहें, ग्रो करें। तो मुझे एक चीज बताओ, गवर्नमेंट हैज सिंपैथी विद द एग्रीकल्चर सेक्टर, बराबर है। तो गवर्नमेंट को अगर इतना ही सिंपैथी था तो कम से कम अमीर फार्मर पे तो टैक्स लगाते, गरीबों पे ना लगाते। हाँ सर ऐसे कैसे होगा, जब टैक्स लगेगा तो सब पे लगेगा ना। नो, ऐसा नहीं है, मैं बताता हूं। नाउ लिसन, देखो ये स्लैब पड़ा कि नहीं, ये स्लैब क्यों बना, ताकि अमीरों पे ज्यादा टैक्स लगे, गरीबों पे कम टैक्स लगे। हाँ कि ना। लेकिन एग्रीकल्चर में तो आपकी इनकम 100 करोड़ भी हुई ना तो स्लैब नहीं है, पूरा माफी है। अगर गवर्नमेंट, इसलिए कहता हूं पॉलिटिकल विल नहीं था, गवर्नमेंट चाहती ना तो गरीब फार्मर्स पे टैक्स माफ कर सकती थी, अमीरों पे तो टैक्स लगाए, अमीर फार्मर्स पे, रिच फार्मर्स पे तो टैक्स लगना चाहिए। तो गवर्नमेंट ऐसा कर सकती थी, मेरी एडवाइस है कि 1 करोड़ तक की एग्रीकल्चर इनकम पे नो टैक्स, लेकिन 1 करोड़ के ऊपर जो भी कमा रहे सबको टैक्स। हालांकि 1 करोड़ भी बहुत ज्यादा हो गया, हाँ कि ना। चलो 1 करोड़ ले लो, तो जो भी फार्मर्स की इनकम 1 करोड़ के नीचे है वो सब गरीब मान लो। मैं बोलता 50 लाख ही ले लेते, चलो 1 करोड़ ले लो, कम से कम टैक्स तो लगता। तो जिनकी इनकम एग्रीकल्चर से 2 करोड़, 5 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, उन पे तो टैक्स लगता। लेकिन वो बोलता ना, हमने तो इस पावर को यूज ही नहीं किया। तो गाइस जब आप सीएस बन जाओ ना और गवर्नमेंट की एडवाइजरी बॉडी में जाएंगे आप, तो प्लीज इसके ऊपर जरा सोचना, ठीक है। तो प्रवीण सर आप क्यों नहीं चले जाते ना, मैं टीचिंग में ही ठीक हूँ। ओके, नाउ कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट में ऐसे मैटर्स हैं जो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड नहीं कर सकता, जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड नहीं कर सकता, दोनों स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर डिसाइड करेंगे, बराबर। तो टैक्स लगाने का पावर कहां से आया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो बहुत बड़ा है, तो कौन से आर्टिकल में लिखा है, तो आर्टिकल 265 में लिखा है। और लेकिन टैक्स कौन सी गवर्नमेंट लगाएगी, तो ये पावर्स को कहाँ डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, ये पावर को आर्टिकल 246 में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। यूनियन लिस्ट के कौन से एंट्री में इनकम टैक्स लगाने का सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया है, तो गाइस देख लो एंट्री नंबर 82। और एग्रीकल्चर इनकम पे किसको पावर है, स्टेट गवर्नमेंट को, कौन से एंट्री में है, एंट्री नंबर 46। बराबर, आपको मेरा 5th पॉइंट समझ में आ गया फ्रेंड्स, श्योर। नाउ 4th पॉइंट डिस्टिंग्विश था, 5th पॉइंट पावर टू लेवी टैक्सेस था, पक्का, एनी डाउट्स। अब हम आते हैं लास्ट पॉइंट एंड देन द टॉपिक विल गेट ओवर, दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा टेक्निकल है, ज़रा समझिएगा, मुझे 15-20 मिनट्स आपको एक्सप्लेन करने को लगेगा। ओके, नाउ शुरू करता हूं मैं, सुनो। कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ, पावर किसने दिया, कॉन्स्टिट्यूशन ने, लेकिन कहने से लॉ बनना जरूरी था, हाँ कि ना। तो आपको पता है आप जो इनकम टैक्स पढ़ रहे हो, जो पढ़ने वाले हो ना, ये जो इनकम टैक्स है ना, ये इनकम टैक्स बहुत ही ब्रॉड है। आपको 5 चीजों को एक साथ पढ़नी होगी इनकम टैक्स को समझने के लिए। देयर आर 5 कंपोनेंट्स। इसे देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ, कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ। हेडिंग देखो, मतलब ये जो इनकम टैक्स का जो लॉ है ना, ये 5 चीजों से बना है, ठीक है, कंपोनेंट्स। पूरे ये 5 चीजों को एक साथ पढ़ेंगे तब जाकर पूरा इनकम टैक्स बनता है। बोलते क्या बात कर रहे हो सर, यस। तो इनकम टैक्स के कितने कंपोनेंट्स हैं, 5। सबसे पहला है इनकम टैक्स एक्ट 1961, बताऊंगा। दूसरा है इनकम टैक्स रूल्स, क्या है ये, बताऊंगा, पहले नाम सुन लो। तीसरा है एनुअल फाइनेंस एक्ट। चौथा है नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर्स। और 5th है केस लॉज। ये पांचों को मिला के इनकम टैक्स लॉ बना है। तो जब आप ये पांचों चीजों को मिक्स करोगे ना, इनके सारे कॉम्बिनेशंस को बराबर है एडजस्ट करोगे, तब जाकर आपके दिमाग में पूरा इनकम टैक्स बैठेगा है। हाँ, और ये सब अपने आप में एक रामायण है, महाभारत है, गीता है। बट टेंशन मत लो, आपको ये 5 चीजें हम नोट्स में मर्ज करके देंगे, डोंट वरी, ठीक है। नाउ रिलैक्स, चिलैक्स।
तो ये पांचों चीज़ों को मिक्स करके हमने पूरी इनकम टैक्स से एक बुक बनाई है, हर कोई यही करता है। तो डोंट वरी, यू डोंट हैव टू गो विथ ऑल 5 इक्वल थिंग्स। लेकिन जब फ्रेंड्स प्रैक्टिकली आप जब प्रैक्टिस करेंगे, जब आपके क्लाइंट्स आएंगे, तब आपको ये पता होना चाहिए कि 5 चीज़ों को बना के पूरा इनकम टैक्स लॉ बना है। इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स रूल्स, एनुअल फाइनेंस एक्ट, नोटिफिकेशन एंड सर्क्यूलर्स। बट सर ये 5 चीज़ें हैं क्या? बताता हूँ, बहुत सिंपल है, ज़रा सुनना। बताता हूँ, टेंशन मत लो, आराम से पढ़ो, सुकून से पढ़ो, कोई टेंशन नहीं है। नाउ जो मेन है वो है इनकम टैक्स एक्ट 1961 और इनकम टैक्स रूल्स 1962। इन दोनों को मिक्स करके इनकम टैक्स समझ में आती है। एक्ट भी और रूल्स भी, एक 1961 में बना और एक 1962 में बना। लेकिन नाउ ये इनकम टैक्स एक्ट बना कब है? 1961 में। आज क्या चल रहा है बोलो? 2020 और 21, 2020-21 चल रहा है भाई। अप्रोक्स 60 साल से ऊपर हो गए, है ना? मैंने भी काउंट नहीं किया यार, तुम्हारे साथ काउंट कर लेता हूँ। मुझे बताओ, ये लॉ बना था 61 में, अब चल रहा है 18-19। क्या बोलते हो? पुराना घिसा पीटा लॉ जब से बना है अब तक सेम चलेगा? नो। तो टाइम टू टाइम क्या करना पड़ता है? अमेंडमेंट्स। बिजनेस सिनेरियो चेंज हो रहे हैं, सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, हाँ कि ना? तो हर साल इनकम टैक्स में थोड़े थोड़े अमेंडमेंट्स आते हैं, हर साल कुछ नई नई चीज़ें ऐड की जाती है, कुछ पुरानी रूल्स निकाल दिए जाते हैं। वो सब किससे होता है सर? वो सब इनसे होता है। एनुअल फाइनेंस एक्ट, नोटिफिकेशन, सर्क्यूलर, केस लॉज और एक्ट में भी बदलाव किए जाते हैं। तो हर साल थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन किया जाता है। यार 60 साल पुराना लॉ एक्ट बना हुआ है, आज तक सेम चलेगा क्या? नॉट एट ऑल पॉसिबल यार, हाँ कि ना? नाउ कंट्री इज डायनामिक, पीपल आर डायनामिक, बिजनेस इज डायनामिक, एनवायरमेंट इज डायनामिक, इनकम इज ऑल्सो डायनामिक यार। कुछ लोग ज़्यादा कमा रहे हैं, कुछ लोग कम कमा रहे हैं, हाँ कि ना? पैटर्न बदल रहा है, ट्रेंड बदल रहा है। तो ये एक्ट एक बार बना दिया, लेकिन हर साल थोड़े थोड़े चेंजेस करते हैं, तो इन सब को मिला के पूरा लॉ बना है। होप यू अंडरस्टूड। अच्छा, नाउ ये चीज़ें समझ में आई पक्का? ऑल ऑफ यू हर साल थोड़े बदलाव लाते हैं, थोड़े ज़्यादा कम चलता रहता है। हाँ हाँ ठीक है। तो हमको ये पांचों चीज़ों का मीनिंग समझना है, लेकिन मैं आपको पहले ये चीज़ें समझाने से पहले आपको एक छोटी सी चीज़ समझाना चाहता हूँ, ज़रा सुनो। एक्ट बनता कैसे है? कोई भी एक्ट बोलो तो मेरी बात सुना। एक्ट मजाक नहीं है कंट्री में बनाना, बराबर है? एक्ट कैसे बनता है तो ये आप लोग को पता होगा, आप लॉ वाले पब्लिक हो। एक्ट बनाने के लिए सबसे पहले बिल को पास करवाना पड़ता है थ्रू बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज राज्यसभा एंड लोकसभा। वहाँ पे डिस्कशन होती है, मिनिस्टर्स डिस्कशंस करते हैं, बराबर है? मेजॉरिटी के बेसिस पे वोटिंग्स होती हैं, उसके बाद इसको पास किया जाता है, बराबर है? बिल को एक्ट में बनने के लिए दोनों हाउसेस में पहले इसके ऊपर डिस्कशंस होते हैं, हैवी डिस्कशंस। कुछ मिनिस्टर्स फेवर में होते हैं, कुछ मिनिस्टर्स बराबर फेवर में नहीं होते हैं, हाँ कि ना? मेजॉरिटी की वोटिंग्स होती हैं, उनके डिसीजन से फिर ये जो बिल है, बिल मतलब प्रपोजल, उसमें वापस चेंजेस किए जाते हैं, हाँ कि ना? इन दोनों में हाउसेस में से पास होने के बाद प्रेसिडेंट इनके ऊपर सिग्नेचर करता है। मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ। प्रेसिडेंट सर हमारे क्या करते हैं? साइन करते हैं, तब जाकर वो बनता है एक्ट। और मालूम है, इट्स नॉट अ स्मॉल प्रोसीजर, महीने लग जाते हैं, मिनिमम 2 to 3 मंथ्स तो लग ही जाते हैं, हाँ कि ना? इट्स अ वेरी लेंथी प्रोसीजर। तब जाकर एक्ट मतलब एक्शन, तब जाकर ये कंट्री पे लागू होता है एक्ट, बराबर है? अगर सर ये राज्यसभा लोकसभा से पास नहीं हुआ तो बिल प्रपोजल पास नहीं होता, आप कंट्री पे उसको एक्शन पे नहीं ला सकते। तो एक्ट बनाना इज अ वेरी लेंथी प्रोसीजर, हाँ कि ना? ठीक है, इट शुड बी पास इन बोथ द हाउसेज एंड ऑल एवरीथिंग। आपको ये चीज़ें समझ में आई? तो मेरी बात को ज़रा समझो। अब एक्ट में मुझे चेंजेस लाने हैं, तो क्या करना पड़ेगा? तो आपको पता है, एक्ट को चेंज करने के लिए एक नया एक्ट लाना पड़ता है। टू चेंज द एक्ट वी हैव टू अगेन ब्रिंग अ न्यू एक्ट। एक्ट से ही एक्ट को चेंज किया जा सकता है।
ये चीज़ याद रखो, क्यों पढ़ा रहा हूँ बाद में आपको झटके में सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो इनकम टैक्स एक्ट को चेंज करने के लिए वापस एक्ट ही लाना पड़ेगा, विच इज़ वेरी लेंथी प्रोसीजर, है ना। अच्छा, फिर एक है इनकम टैक्स रूल्स, है ना। रूल्स में भी चेंज लाने के लिए नए रूल्स बनाने पड़ेंगे। एक्ट को चेंज करने के लिए एक्ट बराबर, रूल्स को चेंज करने के लिए रूल्स, नोटिफिकेशन आप कह सकते हैं उसे, नोटिफिकेशंस बराबर। आप वापस रूल्स नहीं कहिएगा, रूल्स को चेंज करने के लिए नोटिफिकेशंस बराबर। फिर एक नाम पढ़ेंगे आप, सर्क्यूलर एंड नोटिफिकेशन। सर्क्यूलर और नोटिफिकेशंस को चेंज करने के लिए नए सर्क्यूलर और नोटिफिकेशंस लाने होते हैं। क्या होते हैं बताऊंगा। तो 5 चीजें हैं, एक्ट, रूल्स, सर्क्यूलर, नोटिफिकेशंस और फिर गवर्नमेंट की जजमेंट, लॉ। ये 5 चीजों को ध्यान में रखकर एक्ट बनता है, बराबर है। अब चलो, मैंने आपको बता दिया कि ये 5 कंपोनेंट्स हैं, क्या है, कैसे हैं, कौन बनाते हैं, ये सब पे एमसीक्यूज हैं, ठीक है। इसलिए अपने को थोड़ा देखना पड़ेगा। अब मेरी बात सुनो, नाउ ये सारी चीजें अपने, तो सुनो, शुरू करते हैं, है ना। नाउ तो सबसे पहला कंपोनेंट है, सबसे पहले तो यही 2 मेन कंपोनेंट्स है फ्रेंड्स, इनकम टैक्स एक्ट और इनकम टैक्स रूल्स। इसे देखो, मैंने उसको टॉप पे रखा है और बाद में नीचे 3 और चीजें रखी हैं। तो पहले हम इनकम टैक्स एक्ट और इनकम टैक्स रूल्स की बातें कर लें। जरा सुनो, मैंने यहां पर 4 कॉलम्स बनाए आपके समझने के लिए, बहुत सिंप्लीफाई, इससे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हम। नाउ कंपोनेंट्स मतलब हेडिंग है, हु मेक इट, एक्ट्स वगैरह बनाने की राइट्स किसको है, ये एमसीक्यूज में आते हैं। पर्पस, एक्ट क्यों बनाया जा रहा है या वो रूल्स क्यों बनाए गए, और अदर पॉइंट्स, कुछ और अदर पॉइंट समझने के लिए, ओके। नाउ तो जरा ध्यान देना, सबसे पहला कंपोनेंट है इनकम टैक्स एक्ट 1961, ऑफ कोर्स, बराबर। ये किसने बनाया, तो गाइस एक्ट बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, बोथ द हाउसेस की, बराबर है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, कौन बनाता है भाई, बिल passed in both the houses of parliament and then signed by president, बराबर। एक्ट वो लोग ही बना सकते हैं जिसमें 3-3, 4-4 महीने लग जाते हैं, डिस्कशन होती है, फिर अमेंडमेंट होते हैं, फिर डिस्कशन होती है, तब जाके फाइनली पास होता है। अग्री करते हो, नाउ चलो, तो हु मेक इट, बोथ द पार्लियामेंट्स। क्यों बनाया गया इनकम टैक्स, पर्पस क्या था इनकम टैक्स एक्ट बनाने का भाई, 1961 में क्या जरूरत पड़ गई, टू कलेक्ट द टैक्स रेवेन्यू, ताकि पब्लिक से हम टैक्स ले सकें, देश चलाना है कि नहीं चलाना है, बराबर। अच्छा, ये इनकम टैक्स एक्ट कब बना, तो सुनो, इनकम टैक्स एक्ट का बिल 1961 में पास हो गया था, बराबर। तो इनकम टैक्स बिल वाज पास्ड इन 13 सितंबर 1961, तब एक्ट बन गया, बराबर। अच्छा, अब एक्ट बन गया, पास हो गया, उसके बाद में इसको किस पे लगाना था, लोगों पे इंपोज करना था। तो ये पावर में, एक्शन में कब आया, तो द एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 1 अप्रैल 1962। सितंबर 1961 को बिल पास हुआ, एक्ट बना और इसको 1962 से लगा दिया गया, 1 अप्रैल 1962 से लागू हो गया ये एक्ट। होप यू अंडरस्टूड, ये डेट आपको पढ़नी है, 13 सितंबर 1961 आपको याद नहीं रहेगा चलेगा, लेकिन 1 अप्रैल 1962 से अपना इनकम टैक्स लगाया, ठीक है। नाउ 1 अप्रैल 1962, अब ये जो इनकम टैक्स एक्ट जो बना, इसमें कितने सेक्शंस हैं, क्या क्या पढ़ना है, तो गाइस इट कंटेन्स 298 सेक्शंस। ओ माय गॉड, सब कुछ अपने को पढ़ना है। कितने सेक्शंस है, 298 सेक्शंस एंड 114 शेड्यूल्स हैं इसके अंदर, 114 शेड्यूल्स, ठीक है। ये 298 सेक्शंस आपको पढ़ने हैं। सर 298 सेक्शंस आज ही पढ़ने हैं क्या, एग्जीक्यूटिव में नहीं, एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल दोनों को मिला के आपको ये सारे सेक्शंस पढ़ने हैं। टोटल 298 सेक्शंस है, मजा आने वाला है, ठीक है। तो इनकम टैक्स एक्ट, पार्लियामेंट को अथॉरिटीज़ है टैक्स रेवेन्यू करने के लिए, 13 सितंबर 1961 में बिल पास हुआ और 1 अप्रैल 1962 से इसको इम्पोज कर दिया गया, ठीक है। 298 सेक्शंस हैं। अब आ जाओ दूसरा, इनकम टैक्स रूल्स। अब सवाल ये है कि सर इनकम टैक्स एक्ट बन गया,
इम्पोज कर दिया, तो व्हाट आर द रूल्स? रूल्स का क्या मतलब हुआ यार? तो बताता हूं, मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनना। रूल्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट एज गुड एज एक्ट। आपको पता है एक्ट क्या है? चलो बोलो। एक्ट है ना फ्रेंड्स, एक बिल्डिंग बनाने का प्रपोजल है, एक स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर सालों साल चल सकता है, बराबर। अब मिनिस्टर्स, मुझे बताओ, एक्ट पास कौन करता है पार्लियामेंट में? मिनिस्टर्स। क्या मिनिस्टर्स को बराबर एक्सपर्टीज नॉलेज है इनकम टैक्स की? बोलो नहीं। मिनिस्टर्स मे बी एजुकेटेड, मे नॉट बी एजुकेटेड, नाम नहीं लूंगा। मिनिस्टर्स तो पब्लिक से वोटिंग से चुन के आए हैं। क्या उनको टैक्स का एक्सपर्टीज नॉलेज है? नो। उनको देश का भला बुरा पता है, उसके हिसाब से उन्होंने टैक्स बना दिया कि भाई इन पे टैक्स लगना चाहिए, इन पे टैक्स नहीं लगना चाहिए, खत्म। तो उन्होंने रूल तो पास कर दिया, लेकिन अब इसको अप्लाई करके इसको मैनेज कौन करेगा? क्या ये मिनिस्टर्स मैनेज करेंगे? नहीं। इन्होंने एक्ट पास कर दिया 1961 में, एक स्ट्रक्चर बना दिया, काम खत्म हो गया। 60 साल पहले बना था। अब इसको चलाने वाला कोई चाहिए। तो मालूम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट कौन है? मिनिस्टर्स है ना, ये ग्रुप सी है ना। इन्होंने एक डिपार्टमेंट बनाया सीबीडीटी, दे आर द मास्टर्स एक्सपर्टीज ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। और इनको बोला कि भाई हमने ये एक्ट बना दिया है, अब तुम इसको हिंदुस्तान पे लगाओ और पब्लिक से टैक्स वसूलो। तो एक्शन कौन लेने वाले हैं? सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। हाँ कि ना? बराबर। देखो, एक्ट बनाने का मतलब है आपने एक टैक्स का स्ट्रक्चर बना दिया कि भाई ऐसा होना चाहिए, लेकिन उसको लगाने के लिए, उसको एक्शन में लाने के लिए छोटे छोटे रूल्स, एक्शन प्लान्स चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल देता हूं कि भाई यहां एक बिल्डिंग बननी चाहिए, मैंने आपको स्ट्रक्चर फाइनल करके दे दिया। बिल्डिंग मैं थोड़ी बनाऊंगा, मेरे को तो आता भी नहीं है। तो मैं एक एक्सपर्टीज लोगों को रखूंगा जो रॉ मटेरियल खरीद के बिल्डिंग बनाना शुरू करेंगे। नाउ तो इस एक्ट को इफेक्टिव लाने के लिए, इफेक्ट में लाने के लिए कुछ रूल्स की जरूरत है। अग्री करते हो? अब देखो, मैं अपने पर्सनल लेवल पे लेते हैं, पहले मेरी बात को सुनना। अपने घर वाले, बराबर है, पेरेंट्स, पेरेंट्स ने ये बोल दिया कि प्रवीण तुमको सीएस करना है किसी भी कीमत पे, तो ये क्या बन गया? एक्ट। पेरेंट्स, पार्लियामेंट से पास कर दिया। अभी अब सीएस करना है मुझे, उनको तो करना भी नहीं है, वो तो सीएस है भी नहीं। हाँ कि ना? तो अब सीएस कैसे करना है उसके लिए रूल्स मुझे बनाने पड़ेंगे, नहीं तो सीएस करूंगा कैसे? अग्री करते हो ना? तो मुझे रूल्स बनाने पड़ेंगे, मुझे रोज इतना टाइम पढ़ना है, ठीक है, मुझे उसकी प्लानिंग करनी है, मुझे उसको एक्शन में लाना है, तब जाके सीएस बनूंगा ना। तो रूल्स बनाने जरूरी है कि मैं रोज का 6 आवर्स पढ़ूंगा, बराबर है, मैं अपना टाइम टेबल बनाऊंगा, एक्शन प्लान इज कॉल्ड रूल्स, बराबर। और ये एक्सपर्ट बना सकते हैं। तो एक्सपर्ट कौन है? सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। तो सुनो, इनकम टैक्स रूल्स की जरूरत है एक्ट को इफेक्टिव में लाने के लिए, बराबर। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स रूल्स बनाते हैं, बराबर। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ, एक्शन प्लान को क्या कहेंगे? रूल्स कहेंगे। एक्ट को क्या कहेंगे? स्ट्रक्चर कहेंगे। हाँ कि ना? अच्छा, रूल्स प्रैक्टिकल ही बनाए जाते हैं, एक्ट शायद थोड़ा प्रैक्टिकल कम होता है। एग्जाम्पल ले लेता हूं, सुनिएगा, लिसन टू मी फर्स्ट, ठीक है। एक एग्जाम्पल ले रहा हूं छोटा सा, जरा समझना। गवर्नमेंट कहती है नाउ कि गिफ्ट इज टैक्सेबल, आपको गिफ्ट पे टैक्स लगेगा, गिफ्ट इनकम है, हाँ कि ना? लेकिन गिफ्ट किसे कहते हैं? बोलो। तो गिफ्ट को टैक्स कैसे लगाएंगे वो रूल्स में आएगा। एक्ट कहता है टैक्स कलेक्ट करो, टैक्स कलेक्ट करो, बट कैसे, कौन सी तारीख को? तो उसके लिए रूल्स बनेंगे। टैक्स कलेक्ट करना इज एक्ट, लेकिन टैक्स कैसे कलेक्ट करेंगे, कौन सी तारीख को कलेक्ट करेंगे, जब आप टैक्स भरेंगे तो कौन सी, देयर आर मेनी टेक्निकल टर्म, रिटर्न्स फाइलिंग होगी, बराबर है ना, उसके प्रोसीजर्स होंगे, असेसमेंट होंगे, सारे एक्शन प्लान को आप रूल्स कहते हैं, जो एक्सपर्ट्स बनाते हैं। होप यू अंडरस्टूड? तो वो एक्सपर्ट डिपार्टमेंट कौन सा है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स।
इन्होंने एक्ट बना दिया और सीबीडीटी पे डाल दिया, अब तुमको ये काम फॉलो करना है, पब्लिक से ये काम करवाना है, ठीक है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स बराबर जो इस एक्ट को मैनेज करेगा। तो रूल्स फॉर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट, फॉर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट बराबर, इस एक्ट को एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए रूल्स की जरूरत है। पेरेंट्स से कह दिया सीएस कर लो, सीएस करने के लिए एक्शन प्लान तो मैं ही बनाऊंगा ना, तो मैं अपने रूल्स बनाऊंगा अपनी लाइफ में, तभी मैं सीएस को अचीव कर पाऊंगा। तो एक्ट के गोल्स को अचीव करने के लिए मुझे रूल्स बनाने पड़ेंगे और इन दोनों को मिला के आपको पढ़ना है। होप यू अंडरस्टूड। मैं काफ़ी डिटेल में चला गया, अग्री करते हो पक्का? अब है ना इसके ना टैक्स के भी काफ़ी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हैं, बड़ा फर्स्ट टाइम टैक्स पढ़ रहे हैं इसलिए आपको समझेगा नहीं, ठीक है, तो वो हम आगे देखेंगे, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। नाउ नेक्स्ट है एनुअल फाइनेंस एक्ट, सबसे ज़्यादा अच्छा इंपॉर्टेंट। अब देखो मैंने आपसे कहा था ना, इनकम टैक्स एक्ट में कुछ भी चेंज लाना है तो नया एक्ट पास करना पड़ता है, एक्ट से ही न्यू एक्ट को पास करके उसमें चेंजेस लाए जा सकते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बोलूं, सुनो, इनकम टैक्स एक्ट में हर साल थोड़ा थोड़ा चेंजेस करने के लिए एक नया एक्ट लाया जाता है, फाइनेंस एक्ट। एक्ट से ही एक्ट्स को चेंज किया जा सकता है, अग्री? तो अगर कोई भी इनकम टैक्स एक्ट में कोई भी चेंजेस करनी है हर साल, तो हर साल एक नया एक्ट पास करना पड़ता है, उसे कहते हैं फाइनेंस एक्ट। और साल बोला तो इट्स एन एनुअल फाइनेंस एक्ट, इट्स एन एनुअल फाइनेंस एक्ट, बराबर है ना। अब आप लोगों ने ये देखा होगा कि हर साल शुरू होने से पहले हमारे इंडिया में बजट पास होता है, जो फाइनेंस मिनिस्टर पास करते हैं। बजट सेशन आता है, बजट लेके आते हैं 1 फेब को, हाँ कि ना? और मालूम हो बजट किसके लिए होता है? आने वाले साल के लिए, अग्री करते हो? ऑफ कोर्स बजट इज अ प्लानिंग। तो कोई भी इनकम टैक्स एक्ट में चेंजेस लाना है, अमेंडमेंट्स लाने हैं, तो वो फाइनेंस एक्ट के अंदर लाया जाता है। अच्छा, तो सर ये फाइनेंस एक्ट कौन पास करता है, हु मेक इट? तो देखो, बिल फाइनेंस मिनिस्टर लेकर आते हैं, लेकिन वो बिल जो है वो टाइप 1 लिख देता हूं, एक्ट पास करने के लिए दोनों हाउस के पार्लियामेंट में पास करना पड़ता है और उस पर प्रेसिडेंट साइन करते हैं, तब वो जाकर फाइनेंस बिल फाइनेंस एक्ट में कन्वर्ट होता है, बराबर। और फाइनेंस एक्ट में कन्वर्ट हो गया तो वो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर चेंजेस कर देते हैं। टैक्स रेट हर साल चेंज होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें एग्जम्प्ट होती हैं, टैक्सेबल होती हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बराबर। तो फाइनेंस एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट में चेंजेस करने के लिए फाइनेंस एक्ट लाया जाता है, हर साल अमेंड होता है। तो सर आप बोल रहे हो 1961 में एक्ट बना, हाँ, तो उसमें थोड़ा थोड़ा चेंज करते रहते हैं, जो मेन स्ट्रक्चर है वो वैसा ही है 1961 से जो बना है, उसके अंदर हर साल करंट ईयर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंजेस करते जाते हैं, वो फाइनेंस एक्ट से पास होता है। होप यू अंडरस्टूड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब जैसे कोरोना आ गया, बराबर, इनकम टैक्स एक्ट तो 1961 से बना है, बट कोरोना की वजह से बहुत सारे बिजनेस बंद हो गए, बहुत सारी सब लोगों की इनकम्स कम हो गई, सैलरी में कट ऑफ हो गया, तो क्या हम टैक्स भर पाएंगे क्या? तो गवर्नमेंट ने रियलाइज किया तो फिर टैक्स बर्डन भी कम करना चाहिए, तो उन्होंने कोरोना की वजह से बहुत सारे टैक्स में चेंजेस लाए। दे हैव गिवन अ टैक्स रिलीफ्स, बट उससे पहले फाइनेंस एक्ट पास हो चुका था, तो वापस लेकर आए इंटरिम में और चेंजेस किए गए। तो फाइनेंस एक्ट हैज बीन बॉट एवरी ईयर, बराबर, टू मेक चेंजेस इन द इनकम टैक्स एक्ट, समझा? तो ये फाइनेंस एक्ट हु मेक इट, तो मैंने ऊपर लिख के रखा है, पहले ये बिल होगा जो फाइनेंस मिनिस्टर लेकर आते हैं हर साल, उसे प्रपोजल होता है जो पार्लियामेंट में बोथ द हाउसेस में पास होगा, फिर प्रेसिडेंट से साइन होंगे, बराबर। तो टाइप 1 जैसा ही, तो आप एक काम कीजिएगा, उसमें टाइप 1 लिख लीजिएगा, ओके, सेम एज पॉइंट 1। अच्छा, उसका पर्पस क्या है? तो देखो, टू मेक अमेंडमेंट्स इन इनकम टैक्स एक्ट एंड अदर टैक्स लॉज, और भी बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स में भी अमेंडमेंट्स करने के लिए फाइनेंस एक्ट ही है, लेकिन हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात नहीं कर रहे, मैं सिर्फ डायरेक्ट टैक्स बता रहा हूँ। तो टू अमेंड द इनकम टैक्स एक्ट, बराबर, ये आपको पढ़ के रखना है, फाइनेंस मिनिस्टर इंट्रोड्यूस द बिल इन द पार्लियामेंट बजट सेशन, ये सबको पता भी है, बेसिक नॉलेज है, CA CET वाले तो पढ़ के ही आए, हाँ कि ना? तो एनुअल फाइनेंस एक्ट समझ में आ गया, थर्ड कंपोनेंट, ये इनकम टैक्स एक्ट के लिए ही बना है, उसमें चेंजेस लाने के लिए। अब ये सर्कुलर्स क्या है और नोटिफिकेशंस क्या है, अब ये प्लीज समझना, व्हाट इज सर्कुलर्स एंड व्हाट इज नोटिफिकेशंस यार। नाउ सर्कुलर्स
क्या है? अब देखो, इनकम टैक्स एक्ट बन गया, इनकम टैक्स एक्ट में चेंजेस लाने के लिए फाइनेंस एक्ट बनाया जाता है। चलो, हमने बहुत सारे चेंजेस भी कर दिए, और इन दोनों को मिला के फिर इसको पढ़ना पड़ता है इनकम टैक्स रूल्स के साथ। अब कभी कभी रूल्स को भी चेंज करना पड़ता है, तो रूल्स को चेंज करने के लिए लाया जाता है सर्क्यूलर्स एंड नोटिफिकेशंस। बराबर। अच्छा, अब ये सर्क्यूलर्स क्या हैं? बताता हूं, सुनो। एक्ट बनने के बाद कभी कभी लॉ में काफी चीजों की कंफ्यूजन रह जाती है। बराबर। एग्जाम्पल लेते हैं, एक्ट बोलता है गिफ्ट पे टैक्स लगेगा, तो अब सवाल यह है किन चीजों को आप गिफ्ट कहेंगे? हर चीज को गिफ्ट कहेंगे क्या? नहीं। तो किन चीज को गिफ्ट कहेंगे, किन चीजों को गिफ्ट नहीं कहेंगे, ये कंफ्यूजन है। तो ये कंफ्यूजन को दूर कौन करेगा? इनकम टैक्स में सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट। तो आफ्टर मेकिंग रूल्स, आफ्टर मेकिंग एक्ट, आफ्टर एवरीथिंग, देयर आर सम कंफ्यूजन्स, क्योंकि एक्ट तो वैक्यूम में बनते हैं, उसकी एक्चुअल इफेक्ट्स तो प्रैक्टिकली जब मार्केट में आता है तब पता चलता है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलो, मैं आपसे पूछूं व्हाट डू यू मीन बाय गुड्स? चलो बोलो। गुड्स को डिफाइन किया गया है, तब आप बोलोगे सर एवरी टेंजिबल थिंग्स इज अ गुड्स और इनटेंजिबल थिंग्स इज अ सर्विस। अग्री करते हो कि नहीं? हाँ। तो मुझे बताओ, होटल बराबर है रेस्टोरेंट्स, गुड्स में आएगा कि सर्विस आएगा? खाना दे रहे हैं तो टेंजिबल है, तो गुड्स हो गया। हाँ क्या? और वहां पर आपको अच्छा एम्बियंस वगैरह भी मिल रहा है, तो सर्विस भी हो गई। तो उसको गुड्स मानोगे कि सर्विस मानोगे? हो गया ना कंफ्यूजन? तो डेफिनेशंस वगैरह सब कुछ बनते हैं, उसके बाद भी पब्लिक को काफी कंफ्यूजन रहती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जीएसटी बराबर। जीएसटी एक नया लॉ लाया गया पहली बार हिंदुस्तान में, एक्ट पास कर दिया गया, सब कुछ किया गया, लेकिन आपको पता है जब नया लॉ आता है ना, तो बहुत सारे कंफ्यूजन्स होते हैं। प्रोफेशनल्स को भी काफ़ी सारी चीज़ें नहीं समझ में आती, क्योंकि मिनिस्टर्स ने भी उसको बस पास कर दिया होता है। जब जीएसटी आया था तो एकदम हड़कंप मच गया था, एवरीथिंग वॉज टोटली न्यू, लॉ बना, सब कुछ किया, लेकिन वी प्रोफेशनल्स वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू अप्लाई। देयर वर सो मेनी थिंग्स जिसके ऊपर ये जजमेंट लाया जा रहा था कि यार ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि नहीं है। उसके बाद इनकम टैक्स वाले बराबर है, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स है, वो टाइम टू टाइम सर्कुलर पास करते थे। सर सर्कुलर्स क्या होते थे ना? कोई कंफ्यूजन था तो उस कंफ्यूजन को क्लियर करते थे कि नहीं भाई ऐसा नहीं, ऐसा करना है, हमने जो लिखा है इसका मतलब ये है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो देखो, व्हाट वाज द पर्पस? हु मेक इट द सर्कुलर? सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, उनको ही अथॉरिटी, क्योंकि रूल्स में चेंज करने होते हैं बराबर। तो टू डील विद सर्टेन स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स एंड टू क्लेरिफाई डाउट्स रिगार्डिंग स्कोप एंड मीनिंग ऑफ द सर्टेन प्रोविजंस, क्लैरिफिकेशंस के लिए। अच्छा, जब ये सर्कुलर पास करते थे तो ये लोग क्या करते हैं, अपने सारे डिपार्टमेंट पे नोटिस बोर्ड पे लगा देते हैं, हाँ कि ना, और इनकी जिम्मेदारी खत्म सीबीडीटी वालों की। तो मालूम है जब कोई भी नया सर्कुलर पास होता है तो उनके अब मेरे जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे है उनके ऊपर ये लागू हो जाता है, लेकिन एसएससी पे लागू नहीं हो पाता। तो देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो सर्कुलर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स इशू करते हैं, इट हैज बीन अप्लाइड ऑन, बाउंडेड ऑन डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट इज बाउंड बाय सर्कुलर बट नॉट बाइंडिंग ऑन एसएससी। सबसे इंपॉर्टेंट है, लिख के रखना। सर क्या मतलब है इसका यार? ना, इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि दिस सर्क्यूलर, जो भी नए नए सर्क्यूलर पास कर रहे हैं, जो भी कंफ्यूजन्स हैं, उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को तो फॉलो करना ही होगा, लेकिन एसएससी नहीं फॉलो कर रहे हैं तो भी चलेगा। अगर उनको लगता है कि सर्क्यूलर से बेनिफिट है तो फॉलो करें, नहीं बेनिफिट है तो ना फॉलो करें। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये चीज समझ में आई ऑल ऑफ यू? नाउ सर इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको सर्कुलर से बेनिफिट नहीं है तो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जाकर आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं कि नहीं, ये लॉ में नहीं लिखा है, ये आपने क्लैरिफिकेशन दी, मुझे नहीं चलेगा तो मैं ऐसा करूंगा। फिर डिस्कशंस होती हैं। तो इट इज नॉट बाउंड ऑन एसएससी। सर व्हाट डू यू मीन बाय एसएससी? जो टैक्स भरने वाला है, मतलब हम खुद एसएससी हैं, अभी के लिए इतना समझो, पब्लिक इज एन एसएससी, तो उनके ऊपर ये बाइंडिंग नहीं है। हाँ, अगर उनको लगता है ये बेनिफिशियल है, टैक्स बच रहा है, फॉलो कर लो, नहीं बच रहा है मत फॉलो करो, आर्ग्यूमेंट करो कि नहीं आप ही ऐसे बोल रहे हो, लॉ में तो ऐसा नहीं लिखा है, ऐसा भी तो हो सकता है। होप यू अंडरस्टूड नाउ। तो सर्कुलर्स आर बाउंडेड ऑन डिपार्टमेंट बट नॉट ऑन एसएससी। ये चीज समझ में आई?
ऑल ऑफ यू। तो देखो, मुझे पता है मैंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में लेक्चर्स लिए हैं, लेकिन मैं सारी की समरी कर दूंगा, आपसे सुनते जाओ। इनकम टैक्स एक्ट पार्लियामेंट में पास होता है, ठीक है। इनकम टैक्स रूल्स सीबीडीटी बनाती हैं, ठीक है, ताकि हम इनकम टैक्स एक्ट के जो रूल्स हैं उसको एक्शन में ला सकें। एनुअल फाइनेंस एक्ट इनकम टैक्स एक्ट में चेंजेस करने के लिए बनाया किया जाता है, पार्लियामेंट पास करती है। सर्कुलर्स कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए पब्लिक की सर्कुलर्स बराबर इशू किए जाते हैं, सीबीडीटी इशू करती है। अब लास्ट है, सेकेंड लास्ट सॉरी, नोटिफिकेशंस। नाउ व्हाट इज नोटिफिकेशंस गाइस? नोटिफिकेशंस भी क्लैरिफिकेशन जैसा ही है, बराबर है, लेकिन नोटिफिकेशन दो लोग दे सकते हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट क्योंकि एक्ट उसने बनाया है, ठीक है, और एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। अब मेरी बात को जरा सुनना, ठीक है। कोई भी एक्ट में चेंज लाना है तो आपको पता है एक्ट बनाने के लिए बहुत मगजमारी है। सारे एमपीस को बुलाओ पार्लियामेंट में, बराबर है, वोटिंग कराओ, डिस्कशंस करो, रिजेक्ट करो, वगैरह करो, ठीक है। तो वो सिर्फ साल में एक ही बार हो सकता है। छोटी छोटी चीज़ों के लिए क्या आप हर बार पार्लियामेंट को बुलाओगे क्या? हाउस को बुलाओगे क्या? राज्यसभा, लोकसभा, क्या फालतू बैठे हैं क्या? नहीं। तो छोटी छोटी चीज़ों पे ना, ठीक है, डिस्कशंस नहीं किए जाते। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, नोटिफिकेशन पास कर देती है कि भाई ये रूल ऐसे नहीं, ऐसे होगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल। फाइनेंस एक्ट साल में एक बार आता है, राज्यसभा लोकसभा में डिस्कस होता है। उसने बोला कि इस साल 30% इनकम टैक्स लगेगा, लेकिन कोरोना आ गया। अब कोरोना आने की वजह से सबकी इनकम्स कम हो गई, तो गवर्नमेंट चाहता है कि बर्डन कम हो। तो क्या करना चाहिए बोलो? कोरोना आ गया तो अब वापस राज्यसभा लोकसभा बुलाएं, लॉकडाउन चल रहा है। तो गवर्नमेंट है ना, उस रूल्स में चेंजेस करने के लिए, कुछ प्रोविजंस में चेंजेस करने के लिए एक नोटिफिकेशन इशू कर देती है कि बिकॉज ऑफ कोरोना अब इनकम टैक्स 25% लगेगा, बराबर। तो प्रोविजंस में चेंजेस लाने के लिए नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती, टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, वो नोटिफिकेशन लेके आती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो नोटिफिकेशन लेकर आता है वो सबको फॉलो करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लाया यार। तो देखो, नोटिफिकेशंस आर बाउंड टू बोथ डिपार्टमेंट एंड एसएससी। सर्कुलर एसएससी पे बाउंडिंग नहीं है, डिपार्टमेंट पे है, बराबर। अच्छा, नोटिफिकेशन दो लोग इशू करते हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरा सीबीडीटी। ये सेंट्रल गवर्नमेंट देखा आपने, सीबीडीटी। सीबीडीटी भी नोटिफिकेशन इशू कर सकती है। क्यों? रूल्स में चेंजेस लाने के लिए, ये इनकम टैक्स रूल्स में चेंजेस लाने के लिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नोटिफिकेशन इशू किए जाते हैं। होप यू अंडरस्टूड, ये चीज़ें समझ में आई। अब मेरी बात सुनो। तो मैं आपको है ना, पहले थोड़ा सा आपको जरा वो भी कन्फ्यूजन हो रहा है, उसको मैं कन्फ्यूजन को क्लियर कर देता हूँ। देखो, सॉरी, इनकम टैक्स एक्ट 1961 और इनकम टैक्स रूल्स 1962, ये तो मेन हो गए। अगर इसमें कोई भी चेंज लाना है तो फाइनेंस एक्ट पास किया जाता है, जो हर साल पास किए जाते हैं बजट में, ठीक है। इनकम टैक्स रूल्स में चेंज लाने हैं तो देखो, एक्ट को एक्ट से ही चेंज किया जा सकता है। रूल्स में कोई चेंजेस लाने हैं तो नोटिफिकेशन लाना होता है, बराबर। ये चीज समझा? ये नोटिफिकेशन रूल्स कौन बनाता है? सीबीडीटी। तो सीबीडीटी नोटिफिकेशन इशू करके अंदर के रूल्स को चेंज कर सकती है, सिनेरियोस को देखते हुए। इनकम टैक्स एक्ट में चेंज करना है तो फाइनेंस एक्ट, और एक्ट पूरा राज्यसभा लोकसभा एमपीस को डिस्कशन करके, बहुत ही लेंथी प्रोसेस, ये शॉर्टकट हो गया। ये चीजें समझ में आई, ठीक है। नाउ सर्कुलर क्या है? सर्कुलर कोई कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए है, बराबर। किसी मीनिंग में, किसी डेफिनेशन में कंफ्यूजन है तो सर्कुलर इश्यू करती है टू गाइड टू द पीपल। अब सुनो, सिक्स्थ एंड द लास्ट, केस लॉज। अब सर ये केस लॉज क्या है? देखो, गवर्नमेंट ने, ठीक है, नाउ सारी चीजें इशू कर दी, एक्ट बना दिए, सीबीडीटी ने रूल्स बना दिए, लेकिन यू नो व्हाट, हिंदुस्तान में 130 करोड़ का पॉपुलेशन है। क्या सबको ध्यान में रखते हुए रूल्स बनते हैं क्या?
इतने ध्यान से रूल्स बनाने के बाद भी कभी ना कभी कुछ ना कुछ एक्शंस, बराबर हर सिचुएशन के लिए एक अलग से रूल नहीं बनाया जा पाता. तो देर आर सो मेनी एरियाज विच इज स्टिल अनकवर्ड इन इनकम टैक्स एक्ट. बराबर. तो लॉ बने हैं लेकिन आज भी कुछ लूपहोल्स हैं जो छूट गए हैं, जिसके ऊपर अभी तक रूल्स बने ही नहीं हैं. अग्री करते हो? तो ऐसे बहुत सारे एरिया हैं जहां पे इनकम टैक्स ने रूल्स ही नहीं बना पाए, और मैंने उन लूपहोल्स को पकड़कर इनकम टैक्स इवेड किया. तो इनकम टैक्स वाले क्या बोलेंगे, प्रवीण इस पर टैक्स भरना होगा. मैं बोलूंगा बता लॉ में कहां लिखा है. तो देर आर सो मेनी टॉपिक्स, देर आर सो मेनी इश्यूज विच इज नॉट स्पेसिफाइड इन इनकम टैक्स एक्ट. तो फिर क्या करें? तो फिर मैं बोलता हूं जब तुम्हारे एक्ट में नहीं लिखा है तो मैंने फॉलो नहीं किया, लेकिन वो बोलते हैं ऐसे होना चाहिए. तो इनकम टैक्स और पब्लिक के बीच में कभी कभी क्या हो जाती है, डिस्प्यूट. तो मैटर वेंट टू कोर्ट. फिर जो कोर्ट जजमेंट देगा वो फॉलो करेंगे, इनकम टैक्स वालों को भी और हमको भी. बराबर. एक एग्जांपल लूं, एक केस लूं आपके सामने, तो सुनो. मुझे एक चीज बताओ, थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं, जरा संभालना. ठीक है? लेट्स टेक एन एग्जांपल. एक घर है, हाउस प्रॉपर्टी. मैंने हाउस प्रॉपर्टी को परचेज किया था 50 लाख में, परचेज्ड, और मैंने इसको सोल्ड कर दिया 80 लाख में. तो मैं सिर्फ परचेज प्राइस इज माई कॉस्ट. मेरी बात को सुनना, कॉस्ट. बराबर. बताओ मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ. 50 लाख का हाउस प्रॉपर्टी मैंने 80 लाख में बेचा, तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, 30 लाख. हाँ कि ना? इनकम टैक्स एक्ट में लिखा है कोई भी घर बेचेगा, घर बेच के प्रॉफिट कमाएगा, उसके ऊपर इनकम टैक्स आएगा. कितना क्लियर है ना एक्ट. मैं भरने को तैयार हूं. अब सुनो, तो प्रॉपर्टी बेचने पे टैक्स आता है, एसेट्स बेचने पे. चलो अब मैं एग्जांपल ले रहा हूं, सुनो. मैंने अपने बिजनेस में गुडविल बनाया. गुडविल इज ए इंटेंजिबल एसेट. मैं 20 साल से बिजनेस कर रहा हूं, जबरदस्त मेरी गुडविल है. मैंने अपने गुडविल को बेच दिया, आई सोल्ड इट फॉर 80 लाख. सुनना, इनकम टैक्स वाले आए, बोलते प्रवीण तूने एसेट बेचा, और देख हमारे इनकम टैक्स में लिखा है कि एसेट बेचने पे कैपिटल गेन आता है. कैपिटल गेन बाद में बताऊंगा, पर टैक्स आता है. तो गुडविल पे भी तुझे टैक्स भरना पड़ेगा. मैं बोलूंगा मैं नहीं भरता. तो बोला क्यों नहीं भरेगा? मैं बोलूंगा अरे लेकिन गुडविल पे मैं प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं कर सकता हूं. कैसे? तो बोलते देख ये 30 लाख का प्रॉफिट कैसे आया हाउस में. तो बोला देखो मैंने 50 लाख मेरी कॉस्ट है, मैंने बेचे 80 लाख में, तो 30 लाख आया. गुडविल तो मैंने खुद ने बनाया, तो उसकी कॉस्ट तो मुझे पता ही नहीं है. तो जब मुझे कॉस्ट नहीं पता तो मुझे प्रॉफिट नहीं पता, हेंस आई विल नॉट गोइंग टू पे द टैक्स. तेरे इसमें ऐसा कहीं रूल ही नहीं लिखा है. तो गवर्नमेंट बोलता है, इनकम टैक्स बोलता है नहीं गुडविल का तो कॉस्ट नील होता है, क्योंकि गुडविल तो फ्री में बना. मैं बोलता हट तूने कहाँ लिखा. तो मालूम है अब इनकम टैक्स बोलता है प्रवीण तुझे टैक्स भरना होगा 80 लाख पे, क्योंकि कॉस्ट तो जीरो है ना. मैं बोलता नो, तेरे लॉ में ऐसा कहीं लिखा है कि कॉस्ट को नील लेना है. तो मुझे कॉस्ट नहीं पता तो मेरे को प्रॉफिट नहीं पता, तो जब मुझे इनकम नहीं पता तो मैं इनकम टैक्स नहीं भरूंगा. मैटर वेंट टू कोर्ट. तो इनकम टैक्स वाले मुझे कोर्ट में घसीट के ले गए कि प्रवीण फ्रॉड कर रहा है, प्रवीण टैक्स इवेड कर रहा है. अच्छा, इनकम टैक्स वाले अगर हम उनसे आर्ग्यूमेंट करें और लॉ एम्बिग्विटी है, मतलब डिस्कशंस करने के लायक है, मतलब कंफ्यूजन है, तो मैटर वेंट टू कोर्ट. अब जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देगा वो रूल बन जाएगा. आपको पता है ये केस हो चुका है. तो सुप्रीम इनकम टैक्स वालों ने हम पे केस कर दिया, हाँ कि ना. अब इनकम टैक्स वाले बोलते हैं प्रवीण टैक्स की चोरी कर रहा है क्योंकि 80 लाख उसका प्रॉफिट है. मैं बोलता हूँ नो जज साहब, मेरे को कॉस्ट ही नहीं पता तो मेरे को प्रॉफिट ही नहीं पता. बराबर. तो इनकम टैक्स वाले बोलते हैं नहीं कॉस्ट तो नील करेंगे. तो जजमेंट में कोर्ट में जज ने पूछा इनकम टैक्स वाले को, क्या तुमने लॉ में कहीं लिखा है एक्ट में कि गुडविल का कॉस्ट आप जीरो पकड़ोगे? बोलते हैं नहीं वो तो नहीं लिखा. तो गवर्नमेंट बोलता है तो फिर नील क्यों बोल रहे हो? आपको पता है वो बराबर पब्लिक वो केस जीत गया, इनकम टैक्स केस हार गई और उसको टैक्स नहीं लगा. और फिर नेक्स्ट टाइम से उन्होंने एक्ट बनाया. तो ऐसे बहुत सारे मैटर है दोस्तों जो इनकम टैक्स बनने के बावजूद बराबर ऐसे बहुत सारे अनटच मैटर्स है जो अभी तक इनकम टैक्स के स्कोप के बाहर है. तो उन पर डिस्प्यूट हो जाती है, तो मैटर वेंट टू कोर्ट. फिर जो कोर्ट डिसीजन देगा वो रूल बन जाएगा, है ना. तो सुनो मैंने क्या लिखा है, केस लॉज पर्पस क्या देखो, टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट बिटवीन असेसी, असेसी मतलब पब्लिक, एंड डिपार्टमेंट मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ऑन दैट इश्यूज
वो इश्यूज पे विच इज नॉट कवर्ड और क्लियर इन दैट, या तो वो एक्ट में नहीं है या वो एक्ट में है लेकिन कंफ्यूजन है, कुछ क्लियर नहीं है। अरे अग्री नाउ, तो आप केस कहां कर सकते हैं? हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, जहां जाना है जाओ। सुप्रीम कोर्ट वाला जो डिसीजन देगा वो लॉ बन जाएगा, इनकम टैक्स वालों को भी फॉलो करना पड़ेगा, बराबर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई नहीं है। तो सुनो, सुप्रीम लॉ लेड डाउन बाय सुप्रीम कोर्ट इज अ लॉ ऑफ लैंड, मतलब ये हमारे लॉ में ही लिखा है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन लॉ ऑफ लैंड। लॉ ऑफ लैंड का मतलब, लैंड मतलब पूरे हिंदुस्तान पे एप्लीकेबल होगा। देखो, दैट इज एप्लीकेबल इन द होल ऑफ इंडिया। अच्छा, लेकिन अगर मैटर हाई कोर्ट में है तो हाई कोर्ट का जो लॉ डिसीजन आएगा वो भी एप्लीकेबल होगा, लेकिन वो पूरे इंडिया पे नहीं एप्लीकेबल होगा, वो उस पर्टिकुलर स्टेट में ही एप्लीकेबल होगा। ये एमसीक्यूज हैं। तो सुनो, द डिसीजन गिवन बाय हाई कोर्ट विल अप्लाई टू रेस्पेक्टिव स्टेट्स in which high courts have jurisdiction. Hope you understood. नहीं समझा? अरे पक्का? All of you? Sure? Any doubts? ठीक है? By this the first chapter is over. अब मुझे पता है मैंने बहुत डिटेल में लिया है फ्रेंड्स, आई नो आई हैव टेकन अ ह्यूज डिटेल्स, लेकिन समझा? फाइन। अब हम लोग ना प्लीज 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 थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, प्लीज 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 आ जाओ ना, रिवीजन करते हैं। ओके कि आज हमने क्या क्या पढ़ा? हमने 6 पॉइंट्स पढ़े, देखो गाइस आपको याद हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा क्या, टैक्स क्या होता है? तो टैक्स इज अ कॉस्ट ऑफ लिविंग इन सोसाइटी। अरे हाँ कि ना, बोलो ना, बराबर। सेकेंड टैक्स लेवी क्यों करते हैं? गवर्नमेंट की रेवेन्यू के लिए, कंट्री चलाने के लिए। 2 पॉइंट हो गए, ये सब अनइंपॉर्टेंट पॉइंट है ये दोनों। थर्ड क्या था, बोलो? टाइप ऑफ टैक्सेस, डीटी एंड आईडीटी। 5 पॉइंट्स पढ़े। डीटी इनकम पे लगती है, ये गुड्स एंड सर्विसेज पे लगती हैं टैक्सेस। डीटी का बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड, आईडीटी का बर्डन कैन बी शिफ्टेड। अरे बराबर। नेक्स्ट पॉइंट, now dt is progressive in nature, now idt is regressive in nature, है ना? देन नेक्स्ट पॉइंट, प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव के बाद dt से इन्फ्लेशन नहीं होता, नो इन्फ्लेशन, इट क्रिएट्स इन्फ्लेशन। dt इज हाईली पिंचिंग, बहुत पेन करता है क्योंकि अपने को पता चलता है, तो हम उसे इवेट करते हैं, तो इवेशन इज पॉसिबल, नो इवेशन। आईडीटी में इवेशन पॉसिबल नहीं है। डीटी कौन मैनेज करता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, आईडीटी सीबीआईसी। थर्ड पॉइंट पढ़ा। फोर्थ पॉइंट क्या पढ़ा? पावर टू लेवी द टैक्स। इसमें 3-4 पॉइंट ही हैं। नाउ गवर्नमेंट कंट्री से टैक्स कलेक्ट कर सकती है, कहां लिखा है? आर्टिकल, जल्दी बोलो, 265 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, हाँ कि ना? अच्छा, इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज कर सकती है, ये कहां लिखा गया? तो गाइस आर्टिकल 246 के यूनियन लिस्ट में, हाँ कि ना? यूनियन लिस्ट में एंट्री नंबर 82 में लिखा गया। अच्छा, वो एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं कर सकती सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन चार्ज टैक्स ऑन एनी इनकम एक्सेप्ट एग्रीकल्चर इनकम। तो एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स कौन चार्ज कर सकता है? बराबर, तो वो स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट चार्ज कर सकती है, वो लिखा गया एंट्री नंबर 46 में, बराबर। नाउ फिफ्थ पॉइंट, पावर टू लेवी द टैक्स, बराबर। तो 5-6 कंपोनेंट्स हैं। पहला है इनकम टैक्स एक्ट, बराबर। कब बना? 1961 में। कब से एक्ट एनफोर्स हुआ? 1962 में। एग्री? दूसरा है इनकम टैक्स रूल्स, किसने बनाया? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने, बराबर है ना? इनकम टैक्स रूल्स,
ये तो पार्लियामेंट बनाती है ना एक्ट। तो थर्ड कंपोनेंट है फाइनेंस एक्ट, जो हर साल पार्लियामेंट पास करती है इनकम टैक्स में चेंजेस लाने के लिए, बराबर है। देन फोर्थ इज नोटिफिकेशन। हाँ कि ना, नोटिफिकेशन क्यों लाए जाते हैं? रूल्स को चेंज करने के लिए। अग्री? नोटिफिकेशंस क्यों लाए जाते हैं? रूल्स को चेंज करने के लिए। देन फिफ्थ है सर्क्यूलर्स। सर्क्यूलर्स भी सीबीडीटी लेकर आती है। क्यों लाती है बोलो? सर्क्यूलर्स नाउ कंफ्यूजन्स दूर करने के लिए, गाइड करने के लिए, कोई लॉ में कंफ्यूजन है तो उसको क्लैरिफाई करने के लिए। लेकिन ये डिपार्टमेंट पे बाउंड है, एसएससी पे बाउंड नहीं है। बट नोटिफिकेशन डिपार्टमेंट और एसएससी दोनों पे बाउंड है। सिक्स्थ हेल्थ जजमेंट्स। ऐसा कोई भी इंसिडेंस जो लॉ में लिखा नहीं गया है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और एसएससी के बीच में डिस्प्यूट है तो मैटर कोर्ट में जाता है। मैटर अगर कोर्ट में गया तो कोर्ट का डिसीजन रूल्स बन जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई भी डिसीजन दिया वो पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल होगा, लेकिन हाई कोर्ट ने कोई भी डिसीजन दिया वो स्टेट लेवल पे एप्लीकेबल होगा। बाय दिस फर्स्ट चैप्टर इज ओवर। होप यू अंडरस्टूड। लेकिन अब हम एमसीक्यूज कर लेते हैं फ्रेंड्स। आ जाओ, एमसीक्यूज के बिना हम नहीं जाएंगे, ठीक है? तो आप वीडियो को पॉज करेंगे और आप पहले सारे एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। मैं आपके लिए 1 मिनट वेट कर रहा हूं, प्लीज सॉल्व कीजिए। करो करो, सॉल्व करो। आई एम वेटिंग, मैं देख रहा हूं आप लोगों को, टेंशन मत लेना। करो, सॉल्व करो। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं जिन्होंने अभी तक कंप्लीट नहीं किया। नाउ, इनकम टैक्स एक्ट 1961 केम इनटू फोर्स। इनकम टैक्स एक्ट 1961 बराबर एप्लीकेबल कब हुआ? तो इनकम टैक्स एक्ट पास हुआ पूछा है कि एनफोर्स कब हुआ? पास हुआ तो 13 सितंबर 1961, लेकिन उसको अप्लाई कब किया गया? 1 अप्रैल 1962। तो ए इज द आंसर, मेरा आंसर ए है। सेकेंड क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग, तो ये आंसर आपको भी आ गया होगा। अमंग द फॉलोइंग डैश इज एम्पावर्ड टू लेवी टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाने की पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट की स्टेट गवर्नमेंट? तो गाइस स्टेट गवर्नमेंट है ना, स्टेट लिस्ट में लिखी गई है। कितनी सिंपल है। नाउ थर्ड, हु अमंग द फॉलोइंग confers on the power to issue circulars and clarifications। अब मुझे एक चीज बताओ, सर्कुलर इशू करने का पावर किसको है? तो ऊपर का जो टेबल था उसमें देख लेना, सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। सर्कुलर सीबीडीटी ही इशू करता है। नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट और सीबीडीटी दोनों इशू कर सकते हैं। अगर एक्ट में प्रोविजंस में कुछ चेंजेस लाने हैं तो नोटिफिकेशन, है ना। रूल्स पे कुछ चेंजेस लाने हैं तो सीबीडीटी, सॉरी नोटिफिकेशंस सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करेगी अगर एक्ट में कुछ चेंजेस लाने हैं तो, हाँ कि ना, टेम्पररी। और रूल्स में चेंजेस लाने हैं तो सीबीडीटी। फोर्थ, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एम्पावर्ड बाय एंट्री नंबर डैश ऑफ यूनियन लिस्ट ऑफ शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू लेवी टैक्स ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। कौन सी एंट्री में लिखा गया है कि एग्रीकल्चर को छोड़कर सारे इनकम पे सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स ले सकती है? तो एंट्री नंबर 82। अरे, इनकम टैक्स एक्ट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। इनकम टैक्स पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल है, बहुत सिंपल है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स इज लुक आफ्टर बाय। डीटी का एडमिनिस्ट्रेशन कौन देख रहा है? सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। अरे, डिस्टिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा। एनी डिसीजन गिवन बाय हाई कोर्ट विल बी एप्लीकेबल टू, 6 पॉइंट में पढ़ा। अगर हाई कोर्ट कोई जजमेंट देता है तो वो कहाँ एप्लीकेबल होगा? पूरे इंडिया पे। ए ऑप्शन टू होल ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन टू रेस्पेक्टिव स्टेट, और टू रेस्पेक्टिव सिटी, टू रेस्पेक्टिव स्टेट, उसके जुरिडिक्शंस में। देन 8, डैश लिस्ट गिव्स पावर टू मेक लॉ ऑफ स्टेट, लॉ टू स्टेट गवर्नमेंट। कौन सी लिस्ट पावर देती है कि वो स्टेट गवर्नमेंट ही रूल्स बनाए? स्टेट लिस्ट।
अच्छा, डैश है पावर टू चार्ज टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम। कौन सी कौन सी गवर्नमेंट को अथॉरिटी है कि वो एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स चार्ज करे? स्टेट गवर्नमेंट, है ना? नाउ, तो दीज आर द MCQs. बाय दिस माई होल चैप्टर इज ओवर। होप आपको समझ में आया। 6 पॉइंट है, मुझे पता है मैंने 2 घंटे ले लिए इसको समझाने में, क्योंकि बेस स्ट्रांग होगा तो आपको आगे का टैक्स समझेगा, बट रिविजन 10 मिनट में होता है। ओनली 6 पॉइंट्स आर देयर। व्हाट इज टैक्स, वाई टू लेवी टैक्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस, बराबर पावर टू लेवी टैक्स एंड कॉम्पोनेंट्स, बराबर 6 कॉम्पोनेंट्स हैं। समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन? थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? थैंक्स अ लॉट। बाय डियर, स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।